गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। राइट, लास्ट हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम कर लिया है कंप्लीट। राइट, लास्ट क्लास में छोटा सा चैप्टर था, क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इनकम के टोटल 5 सोर्स। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हमने ऑलरेडी कर लिया। तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और लास्ट अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज फ्रेंड्स आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। राइट, 2 या 3 क्लास लगेंगी इसके अंदर टोटल, 2 या 3 क्लास इसके अंदर टोटल लगेंगी। 2 क्लास में मेरे हिसाब से हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग। राइट, तो अदर सोर्सेज है क्या फ्रेंड्स, एक बार समझ लेते हैं। मैं अगर किसी एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहा हूं, मैं किसी एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहा हूं, जॉब करता हूं, मेरी इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी? सैलरी हेड में। सैलरी हेड में डिफरेंट टाइप की डिडक्शंस मिलती है, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन होती है, वहां पर अपना कैलकुलेशन का एक मेथड है। अगर मेरी कुछ रेंटल से इनकम आ रही है, मैंने अपना घर है, मकान, दुकान किराए पर उठा दिया, तो मेरी इनकम कहां से आएगी? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सारी इनकम रेंटल की इनकम होती है और कोई इनकम नहीं आएगी। ये ऑलरेडी हमने कर लिया। राइट, तीसरा, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं या मेरा कोई प्रोफेशन है, बीइंग ए सीए, अगर मैं किसी को सर्विसेज देता हूं, प्रोफेशनल सर्विसेज ऑडिट करने की, राइट, टैक्स की कंसल्टेंसी देता हूं या इस तरह की कोई सर्विसेज देता हूं, तो वो सारी कहां कवर होंगी? बिजनेस और प्रोफेशन में। मैं ट्रेडिंग करता हूं, गुड सेल परचेस करता हूं, बिजनेस प्रोफेशन। राइट, तीसरा कैपिटल गेन। राइट, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या आएगा? मैंने कोई कैपिटल एसेट को सेल किया, उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया। कैपिटल एसेट बोले तो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी कैपिटल एसेट होती है, बट आपका घर, मकान, दुकान, सारे कैपिटल एसेट। राइट, आपकी ज्वेलरी कैपिटल एसेट, गोल्ड कैपिटल एसेट, ऐसे बहुत सारी एसेट्स की लिस्ट है, सब कैपिटल एसेट। राइट, तो कैसे टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी? कैपिटल गेन चैप्टर में वहां बताया गया है कैसे कैलकुलेशन होगी। हर चैप्टर की अपनी अलग कैलकुलेशन है। राइट, देन लास्ट हेड आता है फ्रेंड्स अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस जो ना यहां कवर हुआ, ना यहां कवर हुआ, ना यहां कवर हुआ, ना यहां कवर हुआ, वो यहां कवर कर दो। राइट, अदर सोर्सेज में हर तरह की इनकम आ जाएगी। तो क्या बचा? मैं इंटरेस्ट से इनकम कमा रहा हूं, मैंने पैसा राइट किसी को दे दिया और उससे इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है। अदर सोर्सेज, अगर वो मेरा बिजनेस है, अगर मेरा लेंडिंग का बिजनेस है, जैसे बैंक का बिजनेस है, पैसा देना, लोन देना, उसकी इनकम कहां जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन में। लेकिन मेरे पास फालतू पैसा पड़ा था, मेरे दोस्त ने बोला दे दे, मैंने दे दिया, लाख रुपए इंटरेस्ट की अर्निंग हो गई, अदर सोर्सेज। राइट, मेरे पास कंपनी से डिविडेंड आया, राइट, मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी से डिविडेंड आया, अदर सोर्सेज, सारा अदर सोर्सेज। राइट, मैं फ्रेंड्स सट्टा लगाता हूं, मैं लॉटरी खेलता हूं, इनकम आएगी, कहां जाएगी? अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम फ्रेंड्स जो इन 4 हेड में फॉल नहीं कर पाएगी, वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी ब्लाइंडली। अदर सोर्सेज के अंदर अपनी डिडक्शंस मिलती हैं, उन्होंने अपना बताया है कैसे डिडक्शंस होंगी, कैसे इस चैप्टर को ट्रीट करना है आपको। राइट, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि अदर सोर्सेज में क्या क्या टैक्सेबल होगा, कैसे कैसे होगा, कितनी कितनी डिडक्शंस मिलेंगी। राइट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला सेक्शन 56, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। If any income cannot be taxed under first 4 heads, such income shall be taxable under the head other sources, and such income may be
इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, राइट, डिविडेंड की इनकम हो सकती है, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया वहां से डिविडेंड की इनकम आ रही है, कैजुअल इनकम हो सकती है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम कौन सी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, राइट, लॉटरी खेलना कैजुअल इनकम है, राइट, सट्टे लगाना कैजुअल इनकम है, बेटिंग करना कैजुअल इनकम, गिफ्ट, गिफ्ट मेरे को मिला, अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिला जो कि कवर्ड है जहां एग्जेम्प्टेड वाली लिस्ट में, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी और को, मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दे दिया, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट, याद होगा 3 अलग अलग कैटेगरी, राइट, तो 3 अलग अलग कैटेगरी में गिफ्ट, हर कैटेगरी में अपनी एक लिमिट, 50,000, उसका भी कुछ हिसाब अलग, राइट, 50,000 के ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल, कहां, अदर सोर्सेज में, राइट, फैमिली पेंशन, फैमिली को कुछ पेंशन मिल रही है, कई बार एम्प्लॉइज की डेथ के बाद, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉय जिंदा है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ के बाद कई बार फैमिली को पेंशन मिलती है, तो फैमिली की वो सैलरी से इनकम नहीं है, एम्प्लॉय की पेंशन से इनकम आती है सैलरी, एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगी सैलरी, बट एम्प्लॉय की फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो अदर सोर्सेज, राइट, पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, आने दो जरा, ये थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है, तो ये भी अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्स, राइट, घुड़दौड़ होती है, घुड़दौड़, घुड़दौड़ के अंदर जो घोड़े दौड़ते हैं, तो जिसके घोड़े दौड़ रहे हैं उसकी जो इनकम हुई, इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, वो उसकी अदर सोर्सेज से इनकम, राइट, फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, किसी से एडवांस मेरे पास आया, उसको मैंने जब्त कर लिया, क्या सिचुएशन हो सकती है, बात करेंगे, सब अदर सोर्सेज, एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर फर्स्ट 4 हेड्स, कोई भी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, इट विल गो अंडर द हेड अदर सोर्सेज, राइट, तो पहला फ्रेंड सेक्शन 57 डिडक्शन अवेलेबल, अदर सोर्सेज में जो भी 4 हेड में नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, लेकिन उनमें खर्चे मिलेंगे, यस खर्चे भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सेक्शन 57 बता रहा है कि कितने खर्चों की आपको डिडक्शन मिलेगी, व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द अदर सोर्सेज, एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद अर्निंग ऑफ सच एक्सपेंस शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड, यानी आपने जो भी खर्चे किए हैं ले लो डिडक्शन, लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे है, वो बात कर रहे हैं अभी, राइट, नॉर्मली कोई लिमिट नहीं, आपने कुछ अदर सोर्सेज से इनकम आई आपकी, कोई कैसी भी इनकम आई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, राइट, यहां पर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 7, कि मैं अपने घोड़े दौड़वाता हूं, मेरे घोड़े हैं, वहां घुड़दौड़ होती है, वहां पे दौड़ते हैं, उनके ऊपर लोग सट्टे लगाते हैं, उनके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, जो जीत जाता है, जो रेस कोर्स का मालिक है वो उनको पैसे देता है, जीती हुई रकम, जो हार जाते हैं उनकी रकम रख लेता है, लेकिन मेरे घोड़े दौड़ते हैं तो मैं उन पर कुछ फिक्स घोड़ों का चार्ज कर लेता हूं, अब घोड़ों को मेंटेन करने के मेरे खर्चे भी होते होंगे, तो वो कह रहे हैं जो एक्चुअल होते हैं ले लो, एक्चुअल ले लो, तो यहां पर एक्चुअल खर्चे मिलेंगे, हाउएवर इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम का उसने बोला कि मान लो आपकी डिविडेंड से इनकम आ रही है, भाई डिविडेंड की इनकम आ रही है, तो एक बात बताओ आप क्या खर्चे हो सकते हैं, अभी इसको नहीं पढ़ते, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और मेरे को 1 लाख रुपए डिविडेंड की इनकम हो गई, अब मेरे को ये बताओ कि क्या उस डिविडेंड के अगेंस्ट मेरा कोई खर्चा हुआ होगा, क्या उसमें मेरे कोई एफर्ट थे, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, अब कंपनी देगी डिविडेंड, काम कंपनी कर रही है, आइडली कोई खर्चा नहीं है, बट एक खर्चा है जो उन्होंने दे दिया, क्या, राइट, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, या तो डिविडेंड मिले कंपनी से, या तो डिविडेंड मिले कंपनी से, या म्यूचुअल फंड जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 1023D, 1023D में अगर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, ये फंड्स कौन से म्यूचुअल फंड है, देखो डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड किस पे मिलता है, 2 तरह के शेयर होते हैं, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं। डिविडेंड किस पे मिलता है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड मिलता है, नहीं, प्रेफरेंस पे नॉर्मली जो मिलता है ना वो इंटरेस्ट टाइप होता है, एक तरह से फिक्स्ड आपको मिलता है, फिक्स्ड आपका होता है कि भैया इतना % आपको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, सेम डिवेंचर्स के केस में फिक्स मिलता है, इक्विटी शेयर में कुछ फिक्स नहीं होता, इक्विटी शेयर असली मालिक है कंपनी के, जो बचेगा प्रॉफिट सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उनको बढ़ जाता है, राइट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब बात करता हूं सेक्शन 1023D, म्यूचुअल फंड, राइट, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023। पहले म्यूचुअल फंड समझते हैं क्या होता है। भाई म्यूचुअल फंड, मेरे को किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, मेरे को नॉलेज नहीं है,
मैंने एक बंदे को हायर किया, मैंने बोला सर आप मेरे बिहाफ पे जो है मेरे को सर्विस दे दो, आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर दिया करो, आप मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओ। उसने कहा ठीक है सर बन जाऊंगा। मैंने कहा कितना चार्ज करोगे? वो कहता है 10,000 रुपये महीने का चार्ज करूंगा। तो मैंने कहा मेरे को 5,000 रुपये हर महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10,000 रुपये चार्ज करोगे तो मुझे करना ही नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है हर महीने। एक म्यूचुअल फंड कंपनी आ गई, वो कहती है आप हमें करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक्सपर्ट टीम बैठी है, आप एक मैनेजर की बात मत करो, हमारे पास तो पूरी टीम बैठी है, आप करो, आपके जैसे बहुत सारे लोग इस पूल में इन्वेस्ट करेंगे, एक पूल बना दिया है, आप इस पे इन्वेस्ट करो, हम बताते हैं पैसा हम कहां लगाएंगे, हम इतना पैसा इस इक्विटी शेयर में लगाएंगे, इतना इसमें लगाएंगे, इतना इसमें लगाएंगे, इतना डिवेंचर में लगाएंगे, अलग अलग उसने बनाए। तो हर तरह के फंड होते हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे मार्केट के अंदर कुछ फंड होंगे जिसका ज्यादा फोकस होगा इक्विटी, जो इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, थोड़ा बहुत डिवेंचर्स में भी लगा देते हैं। तो जो इक्विटी में ज्यादा लगाते हैं उनका रिस्क हाई होता है, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट बना तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तो वो इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं। कुछ क्या होते हैं, डेट बेस्ड फंड। डेट बेस्ड फंड में मेजर जो होता है वो उसमें क्या होंगे, उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली इनकम होंगी, जैसे उन्होंने एफडी में पैसा लगा दिया, उन्होंने डिवेंचर्स में पैसा लगा दिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली, वहां रिस्क कम होगा बट रिवॉर्ड, आपकी इनकम भी कम के चांसेस है, थोड़ी इनकम आएगी, राइट। तो जो भी फंड्स ऐसे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है वो कौन से होते हैं, इक्विटी बेस्ड फंड। और वही फंड कवर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 1023D। 1023D उन्हीं फंड्स की बात करता है जिसका मेजर चंक जो है कहां जा रहा है, इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड फंड को हम बोलते हैं जिसका 65% से ज्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है, छोटा सा पोर्शन है जो डेट में डाला है थोड़े बहुत रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है जी। तो आपने चाहे डिविडेंड आया, चाहे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड जो स्पेसिफाइड है 1023D, आप समझ में आ रहा होगा 1023D क्यों कवर किया, क्योंकि वहां से भी मोटा मोटा इक्विटी बेस्ड है, तो वहां से भी डिविडेंड ही आएगा ज्यादा, तो वहां से भी डिविडेंड आएगा, डिविडेंड पे बेसिकली उनको देना था, तो उन्होंने इसलिए इन म्यूचुअल फंड को भी कवर कर दिया क्योंकि यहां से भी डिविडेंड ही आएगा, राइट। डिडक्शन शैल बी allowed only for the interest expense and that too shall also be restricted to 20% of such income, right। such income मतलब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मेरे को एक कंपनी में 10 लाख रुपया लगाना था, मेरे को पता था ये कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, राइट। मुझे पता था ये कंपनी बड़ा अच्छा काम करेगी, मुझे इस कंपनी में 10 लाख रुपया लगाना था, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं गया लोन लेने, मैंने लोन उठा लिया, बैंक के पास गया, बैंक से पर्सनल लोन दे दो या कोई सा लोन दे दो, ले लिया जी बैंक ने लोन, मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास अर्निंग हो गई 5 लाख रुपए की, राइट, अर्निंग हो गई 5 लाख रुपए की, इस बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा 2 लाख रुपए का साल का, मैंने बैंक को 2 लाख रुपए का साल का इंटरेस्ट देना था, 5 लाख रुपए की मेरी डिविडेंड से अर्निंग हो गई, तो वो कह रहा है क्या इस डिविडेंड के अगेंस्ट ये 2 लाख रुपए का जो आपने खर्चा किया, क्योंकि 2 लाख रुपए का खर्चा आपने वही तो किया है इस डिविडेंड को खरीदने के लिए, आपने 10 लाख रुपए का लोन उठाया, उस पर आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ गया, और वो किस लिए उठाया, क्योंकि आप डिविडेंड की अर्निंग कमा पाओ, इस कंपनी में पैसे लगा पाओ। 5 लाख के अगेंस्ट 2 लाख का मेरा खर्चा हो गया। क्वेश्चन आता है क्या मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन, आंसर इज यस, बट कितना सारा, कहते हैं नहीं, मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड, यानी कि आप इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हो, 5 लाख का 20% 1 लाख बस, यानी 2 लाख का मेरा खर्चा हुआ, कह रही है गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम आपको 1 लाख का खर्चा देंगे, 4 लाख की आपकी इनकम बनेगी, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अब इसने इंटरेस्ट मान लो 80,000 ही दिया होता, तो 80,000 दिया होता तो 80,000 का खर्चा मिलता, मैक्सिमम 20% है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम तो एक्चुअल जो होगा वो मिल जाएगा, एक्चुअल अगर 20% से कम है तो आप वो ले लो, ठीक है जी। चलो वैसे तो देखो हार्डली कोई होगा आजकल जो लोन ले लेके इन्वेस्टमेंट करते होंगे, बट फिर भी ये सिचुएशन डाली है कि कुछ लोग करते हैं, तो उन्होंने लिमिट डाल दी यहां पर, राइट। चलो राइट, तो जो लिमिट है फ्रेंड्स वो लिमिट यहीं पर है, वो लिमिट यहां पर है, राइट। मिस्टर एक्स हैज टेकन लोन ऑफ 10 लाख, ये एग्जैक्टली यही एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, सेक्शन 58 बता रहा है कि कौन कौन से अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। वाइल कंप्यूटिंग इनकम एनी पर्सनल एक्सपेंस शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड, राइट। पर्सनल एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। सेम जैसे इस एग्जांपल में मैं बोलूं कि भाई मैंने इंटरेस्ट पे किया 80,000, तो 80,000 की डिडक्शन ले लो। मैं फिर पर्सनल एक्सपेंसेस, मेरे घर के भी कोई खर्चे हो गए, मैं घर पे राशन पानी और ये सब चीज़ें लेकर आया,
राइट, 50,000 रुपये इस पे खर्च हो गया, क्या डिडक्शन ले लूँ 50,000 की? कह रहा नहीं, वो नहीं मिलेगी। कोई भी पर्सनल खर्चा किसी भी इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता फ्रेंड्स। पर्सनल खर्चे पूरे इनकम टैक्स के अंदर अलाउड नहीं है, पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी अलाउड नहीं है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस कहां अलाउड है? केवल एक ही जगह है, केवल एक ही जगह है। याद करो चैप्टर 6 से, सेक्शन 80C टू 80U। वहां आप खर्चे किसके ऊपर करते हो? वहां इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करते हो? अपने ऊपर, पर्सनल। और वहां आपको डिडक्शंस दी गई है, राइट। मेडिक्लेम पॉलिसी याद आ रहा होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर्सनल खर्चे ही तो है, राइट। वहां अलाउड होते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज किसी भी चैप्टर के अंदर पांचों हेड में पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, राइट। चलो, एज पर सेक्शन 58(4), no deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed in computing income by way of winning from lotteries, crossword puzzle, rates including horse race, card game, other game or any sort from gambling, betting of any form or nature whatsoever। मोटा मोटा वो कह रहा है कैजुअल इनकम जो होती है ना, कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम है, ये सारी कैजुअल इनकम है। सेक्शन 58(4) बोल रहा है कि कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। मेरे को घुड़दौड़ में पैसा लगाने का बहुत शौक था। मैं रेस कोर्स में गया, मैंने बोला जी आज घोड़ा नंबर 3 जीतेगा, लगा दो इसके ऊपर 1 लाख रुपए। घोड़ा नंबर 3 आज मेरी किस्मत अच्छी थी, जीत गया। मेरे को मिले 5 लाख रुपए, मेरे को मिले 5 लाख। 5 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने पहले 1 लाख रुपया लगाया था। इनकम कितनी हुई? 5 लाख की 1 लाख। वो कह रहे हैं इस 1 लाख को भूल जाओ, 5 लाख पे पूरा टैक्स दो। कितना याद होगा पहले चैप्टर में? 30%, फ्लैट 30%, राइट। कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इसको डिस्करेज कर रही है, कह रही है मत करो। हमने थोड़ी ना बोला है करो, हम चाहते ही नहीं एक्टिविटीज हो, बट फिर भी तुम कर रहे हो, फिर भी तुम शर्तें लगा रहे हो, फिर भी तुम पैसा लगाए जा रहे हो। तो लगाओ, तुम पे बहुत पैसा है, थोड़ा टैक्स हमें भी दो, कोई खर्चों की डिडक्शन नहीं, राइट। इनकम क्लेम्ड एज एक्सपेंस बट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। मैंने कोई खर्चा क्लेम किया और बाद में वो रिकवर हो गया। मैंने बैंक को बोला जी मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लिया मैंने बैंक से, और मैंने बैंक को ईएमआई पे करनी होती है, ईएमआई पे करनी होती है, राइट। ईएमआई पे करनी होती है, बहुत बढ़िया। मैंने बैंक के कुछ काम करता था, उस काम के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, ईएमआई पे करता था। उस ईएमआई के अंदर पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पिछले साल में मैंने टोटल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक को पे किया कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, जो कि अदर सोर्सेज में चला गया। इंटरेस्ट की पेमेंट की, क्या डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड के अलावा कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड पे तो 20% की कैपिंग है, बाकी सब जगह एक्चुअल मिलेगा, मिल जाएगा। 1 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूं, कर लो। मैंने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर लिया। आ गया जी 2025-26 अगला साल, बैंक के बंदे आए, बोले कि सर गलती हो गई, आपसे जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, सिस्टम में हमारे कुछ एरर आ गया था, गलत इंटरेस्ट चार्ज हो गया, आपने भी नहीं बोला सर, आपने भी ईमानदारी से पे कर दिया। ये सर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आपका आ गया था, ये वापस ले लो, रिकवर्ड, राइट। एक्सपेंस, राइट। अमाउंट क्लेम्ड एज एक्सपेंस, अमाउंट क्लेम्ड एज एक्सपेंस दिस 1 लाख बट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, 20,000 रुपए रिकवरी हो गई। क्या होगा? जिस साल में रिकवरी हुई उस साल की इनकम, बस, राइट। इफ एसएससी हैज क्लेम्ड एनी एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम एंड सब्सिक्वेंटली ही हैज रिकवर्ड द सेम अमाउंट, द अमाउंट सो रिकवर्ड शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम ऑफ द ईयर इन विच इनकम हैज बीन रिकवर्ड। जिस साल में रिकवरी हुई उस साल की इनकम कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में ऐड कर दो, राइट। मिस्टर रोहन हैज रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1 लाख बीइंग इंटरेस्ट फ्रॉम अल्फा लिमिटेड एंड चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक से कुछ चेक मिला अपने किसी क्लाइंट से, बैंक में जमा करा दिया, बैंक डिडक्टेड 1000 बीइंग कलेक्शन चार्जेस, बैंक ने 1000 रुपए कलेक्शन चार्ज लगा दिए और उसको जो मिला वो 99,000 रुपए मिला, राइट, 99,000। इन द नेक्स्ट ईयर बैंक हैज, तो वो 99,000 रुपए बोलेगा इनकम मेरी जी, 99,000, 1 लाख आया, बैंक को चार्जेस दे दिए, 99,000 की नेट इनकम हुई उसको, राइट। नेक्स्ट ईयर बैंक हैज रिटर्न 500 बीइंग एक्सेस चार्जेस कलेक्टेड। 500 रुपए बैंक ने बोला फालतू चार्ज कलेक्ट कर लिया था, वापस ले लो, वो 500 रुपए अगले साल की इनकम बन जाएगी, बस। देन आया फ्रेंड्स फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है? फैमिली पेंशन इज फ्रेंड्स, देखो एक सेकंड दे रहा फ्रेंड,
हाँ, फैमिली पेंशन क्या होती है फ्रेंड्स? फैमिली पेंशन है बेसिकली एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, राइट, ABC, राइट, ABC लिमिटेड में काम करता है। ABC लिमिटेड में काम करता है, 60 साल पूरे कर लिए, 60 साल पूरे कर लिए। उसके बाद इसको 50,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलनी शुरू हो गई, राइट, 50,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलनी शुरू हो गई। क्वेश्चन आता है जो पेंशन मिस्टर एक्स को मिल रही है ये कौन से हेड पे टैक्सेबल होगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर एम्प्लॉय को जीते जी कोई पेंशन मिलती है तो वो कहां पर जाएगी? सैलरी। ऑल्दो वो काम नहीं कर रहा फिर भी पेंशन कहां जाएगी? सैलरी में। पेंशन हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, अब मिस्टर एक्स नहीं रहे, बट उनकी फैमिली को, राइट, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ABC लिमिटेड ने फैमिली को भी बोला जी कोई बात नहीं, मिस्टर एक्स नहीं है, उनकी पेंशन तो नहीं बनती, आप 20,000 रुपए हर महीने हमसे ले लो, हम आपको 20,000 रुपए हर महीना देंगे। ये क्या हुई फ्रेंड्स? ये हुई फैमिली पेंशन। ये मेरी फैमिली पेंशन हो गई, राइट। फैमिली पेंशन कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? अगर एम्प्लॉय को मिलती तो सैलरी, फैमिली को मिल रही है तो अदर सोर्सेस। फैमिली की अदर सोर्सेस की इनकम कितनी टैक्सेबल? पूरी। यस, पूरी टैक्सेबल। क्या कोई खर्चा मिलेगा? यस, खर्चा मिलेगा। कितना खर्चा मिलेगा? उन्होंने बोला जी 1/3 खर्चा क्लेम कर लो, और 25,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, राइट। तो 20,000 रुपए महीने की पेंशन मिल रही है, कितनी हुई? 2,40,000। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1/3, 240 का 1/3 80,000, और 25,000 विच एवर इज लोअर, डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपए की, राइट। इनकम बनेगी 2,15,000। कहां पर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस। बस फैमिली पेंशन, जो फैमिली को पेंशन मिले, टैक्सेबल कितनी? सारी की सारी टैक्सेबल होगी, बट एक उस पर डिडक्शन दी है, कितनी? 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000। बस ये लिमिट याद रखना है इसमें 25,000 की, 25 से ऊपर जाएगा ही नहीं। रेगुलर पेमेंट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट इज कॉल्ड पेंशन एंड इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी एंड इट्स स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 16IA। अभी इसको भूल जाओ, सैलरी में कुछ डिडक्शंस मिलती है, वो सैलरी चैप्टर में बात करेंगे, राइट। ठीक है जी। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड इज गेटिंग पेंशन 40,000 पर मंथ। इन दिस केस टैक्सेबल अमाउंट रेटेड सैलरी शैल बी 40,000 इंटू 12, 480, और वहां पर 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, चैप्टर 6IA, राइट। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर में पे सम पेंशन टू द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड इट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। It is taxable under the head other sources, but as per section 57, deduction is allowed equals to 1/3 of such pension, but maximum 25,000. 1/3 और 25,000 whichever is lower. ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स is getting family pension of 10,000 per month. In this case, taxable amount shall be 10,000 into 12, 1/20, राइट। उसमें से उसका 1/3, 1/20 का 1/3 कितना हुआ? 40,000। तो 40 और 25 whichever is lower, तो 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 95,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। इफ फैमिली पेंशन इज 3,000, अगर फैमिली पेंशन 3,000 है, 30,000 है तो भारतीय 36,000 बनता है। 36 का 1/3 12,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 12,000 की डिडक्शन मिलेगी, 24,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन कर लेना फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल पर बेस्ड है, राइट। इनको देख लेना अच्छे से एक बार जरूर आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट कहां से आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। फ्रेंड्स सबसे पहले बता देता हूं, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को पता चलता है कि आप लोग क्लासेस पसंद कर रहे हैं और फ्यूचर में ऐसी और क्लासेस करने की मोटिवेशन मिलती है, राइट। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक रियल टाइम यूट्यूब की तरफ से भी आ पाए। ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इंटरेस्ट है इन क्लासेस में, जो फ्री क्लासेस करने में इंटरेस्टेड है, वो लोग फ्रेंड्स कर सकते हैं, आप लोग उनको ये क्लासेस रेफर कर सकते हैं, तो ये लिंक आप उनके साथ शेयर कर लेना। ठीक है। तो एज पर सेक्शन 145B,
interest received on payment of compensation from government or other similar agency in connection with compulsory acquisition of land or building shall be taxable in the year in which it has been received, and it will be taxable under the head other sources. However, as per section 57, deduction shall be allowed at the rate 50% of such interest. गवर्नमेंट अभी एग्जांपल दिया है, एग्जांपल मैं दे देता हूं, राइट? समझ लो क्या है, क्या कह रहे हैं भाई। मेरा एक घर था, राइट? मेरा एक घर बना हुआ है, बाहर कुछ खुला एरिया था, राइट? इसके सामने हाईवे था, इसके सामने हाईवे निकलता है। मैंने बड़े दिलों से घर बनाया, बड़ी मन से घर बनाया कि हाईवे के किनारे पे घर है, इस प्रॉपर्टी की खूब वैल्यू बढ़ेगी। गवर्नमेंट एक दिन आई, बोली इस हाईवे को हमें चौड़ा करना है, इतना चौड़ा, और तुम्हारा घर बीच में आ रहा है। एक होता है कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया इसके घर को। आप बोले मुझे नहीं बेचना, गवर्नमेंट कह रही पूछ कौन रहा है, हमने बोल दिया हम खरीद रहे हैं। इट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरीली एक्वायर, आपकी चॉइस नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। अब उसमें कितना पैसा मिलेगा वो भी आप नहीं मांग सकते, उसमें वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फ्रेंड्स कि आपको कितना पैसा मिलेगा। नॉर्मली आपके घर की वैल्यू से कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, यानी कि इन एनी केस आपका नुकसान होना तय है, राइट? उसके बाद जूते घिस जाएंगे इस पैसे को निकलवाने में, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे जिसका जवाब नहीं, राइट? तो गवर्नमेंट ने इस घर को कंपनसेट करना था। गवर्नमेंट ने बोला जी हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा 1 करोड़ रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देना था, घर ले लिया मेरा 5 साल पहले, कंपनसेशन मेरे को 5 साल के बाद मिला। होते हैं सरकारी काम। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, रो मत, 10 लाख रुपए इस पे हम आपको इंटरेस्ट भी देते हैं, राइट? इसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, राइट? इस 1 करोड़ की बात बाद में करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, क्योंकि यहां पर मेरा घर गया और पैसा आया, कैपिटल गेन। तो इस 1 करोड़ की बात करेंगे, 1 करोड़ का क्या होगा, कैपिटल गेन का चैप्टर बताएगा। अदर सोर्सेस कह रहा है जी 10 लाख की जो इंटरेस्ट की इनकम है ये यहां पर टैक्सेबल होगी। जो इंटरेस्ट आपको मिला है, जहां मर्जी से मिले, जैसे मर्जी मिले, अगर आपका वो बिजनेस नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, तो ये 10 लाख का अदर सोर्सेज में चला जाएगा, राइट? लेकिन यहां पर क्या 10 लाख पूरा टैक्सेबल? उन्होंने कहा नहीं, तुम बेचारे वैसे ही बहुत सताए हुए हो, तुम्हारे को रो रो के पेमेंट मिली है 10 लाख रुपए की, इस पे भी हम पूरे पे अगर टैक्स लगा देंगे तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, तुम्हें इसमें डिडक्शन दे देते हैं 50% की, राइट? तुम्हारा टैक्सेबल कितना होगा, 5 लाख रुपया, 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, 5 लाख रुपया टैक्सेबल करा लो। बस ये बात लिखी हुई है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई मेरी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर की है, गवर्नमेंट ने मेरी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर की है और बदले में मुझे पैसा मिला और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिला, पैसा डिले हो गया तो इंटरेस्ट भी मिला, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, और उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी 50% की फ्लैट। आपने चाहे कुछ खर्चे किए या नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% फ्लैट। ठीक है जी, चलो, तो यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनका, राइट? इनका एग्जाम्पल भी, गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड वन लैंड ऑफ मिस्टर एक्स इन नोएडा इन 2013 एंड पेमेंट वॉज गिवन बाई गवर्नमेंट इन द ईयर 24-25 and has also paid interest of 1 lakh. In this case, taxable amount shall be 1 lakh minus 50%, 50,000 equals to 50,000. ठीक है, चलो। Then taxability of dividend income. Taxability of dividend income. Dividend income मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, राइट, और मेरे को वहां से कुछ इनकम आ गई, राइट? यही है फ्रेंड्स, देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर समझने वाला, थोड़ा डिटेल्ड में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, राइट? ये समझने वाला है थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ चीजें निकल के आएंगी अब आपको। डिविडेंड का इनकम क्या हुआ, जो आप और मैं समझते हैं, जो आप और मैं डिविडेंड समझते हैं फ्रेंड्स, वो क्या समझते हैं कि भाई मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, वो पैंसी कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट आएंगे तो कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें कुछ मुझे भी मिलेगा, वो मेरा डिविडेंड हो जाएगा। मैं और आप यही समझते हैं डिविडेंड। कंपनीज एक्ट भी यही बोलता है डिविडेंड, कंपनीज एक्ट बोलता है यही तो होता है डिविडेंड, कि आपने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने उसके बदले में, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना आपके पास शेयर्स थे उतना प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस इज डिविडेंड। बट इनकम टैक्स कहता है डिविडेंड तो और भी बहुत कुछ होता है, हम बताएंगे, राइट? इनकम टैक्स की अपनी अलग डेफिनेशन, इनकम टैक्स अपने अलग ही लाइन पे चल रहा है, वो कह रहा है हमारी अलग डेफिनेशन है, हम बताते हैं डिविडेंड क्या क्या होता है। यहां पर बताए फ्रेंड्स 6 अलग अलग टाइप के डिविडेंड।
जो हम समझते थे वो है ही नहीं इस लिस्ट में, वो कह रहे हैं जो आप समझते हो वो तो है ही डिविडेंड, इसके अलावा ये 6 आइटम और है डिविडेंड। राइट, तो चलो जी पढ़ते हैं। डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी बोथ शैल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर if any such person engaged in the business of sale purchase of shares, even in that case dividend income shall be taxable under the other sources। मेरा बिजनेस है शेयर सेल परचेज करने का, मैंने शेयर्स खरीदे और उसको मैं बेच दूंगा, मैंने शेयर्स खरीदे उसको मैं बेच दूंगा। जब मैंने खरीदे और जब मैंने बेचा, कुछ दिन मेरे पास थे, कुछ टाइम मेरे पास थे, और उस टाइम पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो डिविडेंड किसके पास आएगा? मेरे पास। तो ये इनकम मेरी कौन सी होगी? शेयर्स सेल करता हूं, शेयर्स परचेज करता हूं, तो ये मेरी इनकम जाएगी बिजनेस प्रोफेशन में। लेकिन इसके ऊपर कोई डिविडेंड आ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, तो इसके ऊपर कोई डिविडेंड आ गया, वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस। ठीक है जी, क्योंकि मेरा डिविडेंड का कोई टारगेट नहीं था, मेरा डिविडेंड कमाने का कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस तो शेयर्स को सेल परचेस करने का है। तो शेयर्स को सेल परचेस करके जो प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइम मैंने शेयर्स को होल्ड कर लिया और कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, मेरे को जो डिविडेंड आएगा वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। सिंपल। ठीक है जी, चलो अब आगे क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 57 इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम डिविडेंड शैल बी डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली फॉर इंटरेस्ट। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, राइट? कितनी? 20%। ऑलरेडी 20% हमने पढ़ लिया कि भाई 20% उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अभी फ्रेंड्स वो बता रहा है जी मीनिंग ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 222 डिविडेंड को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 222 ए बी सी डी ई एफ 5 सबसेक्शन है। सेक्शन 222 डिफाइन कर रहा है किसको? डिविडेंड को। कह रहा है जी डिविडेंड क्या होता है, अब हम बताते हैं। देखो, द टर्म डिविडेंड हैज वेरी लिमिटेड मीनिंग अंडर कंपनीज एक्ट। लिमिटेड मीनिंग मतलब वही है कि जो पैसा लगाओ कंपनी में, जो इनकम आएगी वो डिविडेंड होती है। हर एक को वही पता है, लेकिन इनकम टैक्स अपनी अलग बता रहा है। बट इट हैज वेरी वाइड मीनिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड इट इज कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड एंड इट इज डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स। वो कह रहा है डीम्ड डिविडेंड है, ये डिविडेंड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मान लिया ये डिविडेंड है। ये हमें पता है डिविडेंड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मान लिया डिविडेंड है। उसके पीछे रीजन है, रीजन भी आपको साथ साथ बताऊंगा जब एक एक आएंगे। राइट, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश और इन काइंड। कंपनी ने आपको कुछ कैश दिया या कुछ सामान दे दिया, कंपनी ने बोला जी पैसे नहीं है, देखिए सोफा पड़ा है उठा के ले जा। इनकम टैक्स बोल रहा है ये डिविडेंड, इसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो, डिविडेंड। सिचुएशन आएगी भी बताऊंगा। दूसरा, राइट, दूसरा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर थे, कंपनी ने हर शेयर पे, हर 5 शेयर पे एक नया शेयर दे दिया, बोनस शेयर। यानी 10,000 शेयर के बदले मुझे 2,000 शेयर और मिल गए, तो बोनस शेयर। इनकम टैक्स बोल रहा है क्या? डिविडेंड। किस सिचुएशन में? अभी बताऊंगा। सिचुएशन है लेकिन इसकी, ऐसा नहीं हर केस में, इसकी उन्होंने सिचुएशन दी है कब हम मानेंगे इसको डिविडेंड। राइट, देन तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। कंपनी बंद हो रही है, बंद होती हुई कंपनी पे सेटलमेंट किया सबका, मेरे को भी कुछ मिल गया, मेरे पास शेयर्स पड़े थे, कुछ पैसा लिक्विडेशन पे, कुछ सामान लिक्विडेशन पे मुझे मिल गया, वो कह रहे हैं उसमें भी डिविडेंड है। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया, मैंने कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया, कंपनी ने बोला जी हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, हम 10 लाख की शेयर कैपिटल को 5 लाख पे लेके जा रहे हैं, हमें 5 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख वापस ले लो, 5 लाख वापस ले लो। वो तो 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल वापस कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है इट इज डिविडेंड, इट इज डिविडेंड। कब? अभी बताऊंगा। लोन एंड एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे। छोटी छोटी कंपनी जिन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन भी कर लेते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली, क्लोजली नाम से पता चल रहा होगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी। थोड़े बहुत लोग, बहुत क्लोज ग्रुप होता है जो मिलके, नॉर्मली फैमिली ग्रुप होते हैं जो इस कंपनीज को चला रहे होते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपने कोई लोन दे दिया, एडवांस दे दिया, कह रहे हैं वो भी डिविडेंड। राइट, कब? अभी बताऊंगा। बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी ने बोला तुम्हारे पास मेरे 10,000 शेयर हैं, मैं वापस खरीदती हूं तुमसे, तुम्हारे पास 10,000 शेयर हैं, हम तुमसे वापस खरीदते हैं, वापस खरीदने के बदले ये लो पैसा, वो कह रहे हैं ये भी डिविडेंड। राइट, तो ये 6 सिचुएशन फ्रेंड्स, एक एक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो डिटेल्ड पार्ट है, जो समझने वाला पूरे चैप्टर में पार्ट है, वो ये वाला है फ्रेंड्स, जो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है जी, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश
और एज एसेट्स, राइट। सेक्शन 222A, देखो सेक्शन 222 याद कर लेना, ABCD भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सीक्वेंस में याद करोगे तो ABCDEF 5-6 सेक्शन है। 222A, if any company has distributed any amount to its shareholders either in cash or in kind, it will be considered to be dividend, but only to the extent of accumulated profits. Only to the extent of accumulated profits. ये लाइन हर सेक्शन में लिखी है इसके अंदर, केवल एक को छोड़कर। ये लाइन हर एक में लिखी हुई है, केवल एक को छोड़कर, राइट। इसका मीनिंग क्या है बस इतना समझ लो, पूरी बात समझ में आ जाएगी, राइट। इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट only to the extent of accumulated profits including capitalized profits. Further, market value of asset distributed shall be taken into consideration. राइट चलो जी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये देखो एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो देखनी आती है हम सबको, राइट। चलो जी, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर ऑफ 2 लाख 17 लाख, राइट। अच्छा बोनस शेयर क्या है ये बताओ। बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी की इनिशियल कैपिटल थी 10 लाख, इनिशियली जब कंपनी बनी तो 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू की। कंपनी के बाद में क्या हुआ, कंपनी ने सोचा कि भाई कुछ शेयर्स इशू करने, एक काम करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर इशू कर देते हैं। कुछ प्रॉफिट इकट्ठे हो गए, उस प्रॉफिट्स का क्या करा, या तो आपको प्रॉफिट बांट दें, प्रॉफिट ना बांट के बदले में आपको शेयर दे दिया। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, 10,000 मेरे पे शेयर थे, बदले में हर 5 शेयर पे 1 शेयर मिला, तो 10,000 शेयर पे मुझे 2,000 शेयर मिल जाएंगे। ये 2,000 शेयर क्या है, मेरे बोनस शेयर, यही है। बोनस शेयर थे सपोज 10 लाख की इनिशियल कैपिटल, बोनस शेयर थे सपोज 2 लाख रुपए के टोटल, तो 2 लाख रुपए कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। प्रॉफिट ना बांट के प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, बदले में कैपिटल इशू कर दी, यानी वो प्रॉफिट्स अब कैपिटलाइज हो गए। यानी बोनस शेयर क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। बोनस शेयर क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट जिनको कैपिटलाइज कर दिया गया एंड ऐसे प्रॉफिट जिनको कैपिटल में जाके ऐड कर दिया गया, राइट। तो बोनस शेयर मेरे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटलाइज नहीं है, ये रखे हुए हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको यूज कर लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो पुराने प्रॉफिट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं वो होते हैं मेरे रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। लायबिलिटी जो मेरे को बाहर लोगों का पैसा देना है, राइट। एसेट्स जो मेरी कंपनी की एसेट्स है टोटल, राइट। ये कंपनी की एक मोटा मोटा बैलेंस शीट दी है, एक छोटी सी, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से हैं, इनमें कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा जी ये वाले रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहां पर बोल रहा है जी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कौन से हैं, ये बोनस शेयर वाले जो 2 लाख रुपए के, राइट। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये 3 लाख ये वाले और 2 लाख ये वाले। 5 लाख रुपए के प्रॉफिट कौन से हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, राइट। वो कह रहा है बस इतने अमाउंट तक, बस इतने अमाउंट तक अगर आपने किसी को, राइट, पैसा दिया है, कैश दिया चाहे इन काइंड दिया, वो हम क्या मानेंगे, वो हम डिविडेंड ही मानेंगे, वो डिविडेंड ही मानेंगे। इसके ऊपर कुछ दिया है तो वो नहीं, केवल इतने तक, इतने तक। अब पढ़ लो, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख। कंपनी ने बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 3 लाख, कंपनी की अलमारियां पड़ी थी, सोफे पड़े थे, कंप्यूटर पड़े थे, समझ लो कंपनी ने बांट दिए उठा के, कंपनी ने बांट दिए शेयर होल्डर्स को कि ले जाओ, ठीक है। कैलकुलेट द डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A हैविंग मार्केट वैल्यू। जो ये एसेट थी 3 लाख की, इसकी मार्केट वैल्यू सिचुएशन 1 5 लाख थी, सिचुएशन 2 7 लाख थी। दोनों के हिसाब से आंसर करना है कि अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख थी तो डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा, डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा। देखो जी यहां वो कह रहा है एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल बी टेकन, राइट। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल बी टेकन, मार्केट वैल्यू लेनी है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी मार्केट वैल्यू से मतलब है। और मार्केट वैल्यू कितनी है पहली सिचुएशन में, 5 लाख, 5 लाख। तो अब हमें यह बताना है कि इस 5 लाख का उसने एसेट दिया, इसमें डिविडेंड कितना माना जाएगा, डिविडेंड अर्निंग कितनी होगी। तो उसने बोला जी, उसने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है जी, 5 लाख। कह रहा है 5 ही लाख है, 5 लाख आपने दे दिया, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, डिविडेंड बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डिविडेंड, ठीक है। तो मेरा डिविडेंड कितना बना, 5 लाख। दूसरी सिचुएशन,
मान लो इसकी एसेट की वैल्यू 7 लाख होती, एसेट की वैल्यू 7 लाख होती, तो वो कह रहा है 7 लाख होती, 5 लाख तक ही डिविडेंड माना जाएगा, इसके ऊपर माना ही नहीं जाएगा। 5 लाख तक डिविडेंड, 7 लाख है तो 5 लाख रुपया डिविडेंड हो गया, बाकी 2 लाख का क्या होगा बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो टोटल 5 लाख रुपया डिविडेंड माना जाएगा इस सिचुएशन में। आपको सिंपल फ्रेंड्स ये देखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से हैं, जो रिजर्व्स होते हैं जितने भी, सब रिजर्व को टोटल कर लो, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जिनको कैपिटलाइज कर दिया गया जैसे बोनस शेयर, इनको भी ऐड कर दो। इनको ऐड करके देखो, अमाउंट इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए जो कंपनी ने बांटा, इसके अंदर अंदर डिविडेंड इससे एक्सीड जो करेगा वो डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, देख लो, देख भी लो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, चाहे वो कैपिटलाइज हुए चाहे नहीं हुए, मतलब इंक्लूडिंग कैपिटलाइज वाले, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोनस शेयर, ये दो ही लिए हैं इसने, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। डीम डिविडेंड 222 में मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है, मैक्सिमम 5 जा सकता है। तो पहले केस में मार्केट वैल्यू 5 लाख थी तो डीम डिविडेंड 5 लाख बन जाएगा। दूसरा सिचुएशन थी इसमें मार्केट वैल्यू 7 लाख थी तो मैक्सिमम डीम डिविडेंड 5 लाख का हो सकता है, तो 5 ही लाख डिविडेंड बनेगा। तो इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में कितना जोड़ना है आपको, 5 लाख रुपया डिविडेंड, ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 222B, कंपनी ने कुछ बोनस शेयर इशू कर दिए, पढ़ लो। इफ एनी कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, it will not be considered to be dividend, but if bonus share have been issued to the preference shareholders it will be considered to be dividend। वो कह रहे हैं जी देखो डिविडेंड आपको बोनस शेयर इशू करने हैं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को करो, नॉर्मली बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होते हैं। वो कह रहे हैं वो डिविडेंड नहीं है, वो कोई डिविडेंड नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को इक्विटी शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब वो डिविडेंड है, उसको हम डिविडेंड मान लेंगे क्योंकि उनका बनता नहीं है। उनको अगर आप पैसा दे रहे हो, देखो फ्रेंड्स, आप सोचना, जितनी भी सिचुएशन आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों किया गया, पहले ये सोचो। हो क्या रहा था, हम अपने शेयर होल्डर्स को, ऐसा देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं होता ये सिचुएशन, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी बहुत छोटी छोटी कंपनियों में, जहां पर कुछ लोग कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में सिस्टम चलते हैं, सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता, उन पे इतने ऑडिट इतने चेक होते हैं कि वो गड़बड़ जल्दी से कर नहीं पाते। वो अलग बात है, फिर भी अंदर खाने में कुछ कुछ हो जाती है, लेकिन फिर भी जल्दी से हो नहीं पाती, राइट। बट छोटी कंपनीज में फ्रेंड्स क्या होता है, वो अपनी मनमानी कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी को पेमेंट करनी है, मेरे को एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करनी है। अब डिविडेंड क्या होगा, उस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो शेयर होल्डर, क्योंकि छोटी कंपनी है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है, वही कंपनी में काम कर रहा है, सब इन्फ्लुएंस, डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसने क्या बोला, भाई देखो कंपनी को कि देखो तुम मुझे डिविडेंड मत देना, डिविडेंड दोगे मैं 30% के स्लैब में आता हूं, वैसे ही मेरा पूरा पैसा 30% के स्लैब में चला जाएगा। तुम उठा के मेरे को कंपनी की एसेट दे दो, मुझे वैसे भी खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, कंपनी की गाड़ी दे दो, राइट। कोई पूछे डिविडेंड है, कहना डिविडेंड नहीं दी, गाड़ी दी हमने, तो समझ रहे हो। तो उन्होंने उठा के उसको डिविडेंड बोल दिया। इस सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा देना था, पेमेंट करनी थी, डिविडेंड देना चाह रहे थे, राइट। लेकिन डिविडेंड देते छोटी कंपनी के अंदर, उनको क्या होता, वो बोलते जी डिविडेंड दोगे टैक्स लग जाएगा। उसने कहा डिविडेंड मत बोलो, आप बोनस शेयर बोल दो। गवर्नमेंट बोली काय बात के बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को काय बात के बोनस शेयर, आप बोनस शेयर दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आपको देना डिविडेंड है, आप उसका टैक्स बचाना चाहते हो, आपने प्लानिंग कर ली है, साठगांठ कर ली है, हम बचने नहीं देंगे, आप करो उसको बोनस शेयर इशू, उसकी जो वैल्यू है वो हम डिविडेंड मान लेंगे। ऐसा आपको हर सिचुएशन में आगे मिलने वाला है। आप हर सिचुएशन को इसी एंगल से देखना, आप हर सिचुएशन को गवर्नमेंट के एंगल से देखना, एक शेयर होल्डर बन के मत देखना। अगर आप शेयर होल्डर बन के देखोगे तो आपको ये सिचुएशन गलत नजर आएंगी, लेकिन आप जब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जब आपको नजर आएगा कि ये तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तब आपको ये सिचुएशन सही नजर आनी शुरू हो जाएगी, राइट। और सही आएंगी तो एग्जाम में भी सही लिख के आऊंगा, तो इसलिए सही लगना बहुत जरूरी है, नहीं भी है तब भी सही लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो एग्जाम क्लियर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, if company has issued bonus share to equity shareholder, no dividend, but issued to preference shareholder, it will be considered to be dividend, but to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not, मतलब including capitalized। वही सेम लाइन यहां पर भी रिपीट की, सेम एग्जैक्ट कैलकुलेशन। Further, market value of bonus share shall be taken into consideration. Example, Mr. X is holding 100 preference share in ABC Limited, right? 100 शेयर है ABC Limited में,
द कंपनी इज इशूड हिम 100 बोनस शेयर, 100 बोनस शेयर उसे और दे दिए, एंड देयर मार्केट वैल्यू इज 1200, मार्केट वैल्यू 1200 है. इट विल बी कंसिडर्ड टू बी डिविडेंड बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट. राइट. सेम अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं कि जो शेयर्स दिए वो 5 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू थी या 7 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू थी, और ये फ्रेंड सिचुएशन है, तो यहां पे भी कैलकुलेशन वैसी करोगे आप उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उठाओ और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो उठा लो. इस सेम सिचुएशन में 5 लाख रुपए. अब देखो जी, बोनस शेयर जो इशू की है उसकी वैल्यू कितनी है? बोनस शेयर्स की इशू वैल्यू 5 लाख है तो पूरा 5 लाख टैक्सेबल. बोनस शेयर जो इशू की है उसकी वैल्यू 7 लाख है तो कह रहे हैं 5 लाख तक टैक्सेबल, बस उसके ऊपर नहीं. ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली कैलकुलेशन होनी है, बस अब सिचुएशंस को समझना है. कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम होगी सब में. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन में चली गई कंपनी, कंपनी बंद हो रही है. बंद होती हुई कंपनी ने राइट क्या बोला, भाई जो बचा है सब ले जाओ. किसी को पैसा मिल गया, किसी को सामान मिल गया, राइट, कुछ 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 सबको मिला. टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी यहां पर. कह रहे जी, इफ एनी कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट टू शेयर होल्डर्स इन कनेक्शन विद इट्स लिक्विडेशन, it will be considered to be dividend but only to the extent of accumulated profits whether capitalized or not. सेम वही लाइन लिखी है, राइट. लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कुछ पैसा मिलेगा तो एग्जैक्टली उसी, एंड एनी एक्सेस ओवर इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 46. सेक्शन 46 कैपिटल गेन का है, एंड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली. देखो समझ लो, पूरा समझ लो ये वाला 222C क्या कह रहा है. देखो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी बंद होने वाली है. कौन सी कंपनी है जी? कंपनी XYZ लिमिटेड, राइट. XYZ लिमिटेड कंपनी जो है बंद होने जा रही है. बंद होते टाइम उसका एक शेयर होल्डर था मिस्टर X, ये एक शेयर होल्डर था, राइट. इसके पास कंपनी के 10,000 शेयर थे. इस 10,000 शेयर को खरीदने के लिए इसने कंपनी में 10 लाख रुपया लगाया. इस शेयर्स को खरीदने के लिए इसने कंपनी में 10 लाख रुपया लगाया. कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 50 लाख रुपए के हैं, 50 लाख रुपए के हैं, और इसके कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है वो भी 50 लाख रुपए के हैं, राइट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50 लाख के हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट भी कंपनी के 50 लाख के हैं, तो टोटली कितने के हो गए? 1 करोड़ के. मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर हैं जो कि 10% है टोटल का. टोटल XYZ लिमिटेड के 10% शेयर मिस्टर एक्स के पास है, 10,000 शेयर. ठीक है, सिचुएशन क्लियर. यानी इनके टोटल शेयर कितने रहे होंगे? 1 लाख. 1 लाख में से 10,000 मिस्टर एक्स के पास, 90,000 बाकी और लोगों के पास होंगे. ठीक है, अब ये कंपनी बंद होने जा रही है. बंद होते टाइम इसने क्या बोला जी मिस्टर एक्स को कि तुम पैसे ले लो. कितने ले लें? पैसे ले लो जी तुम, पैसे ले लो जी तुम. इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में 1 करोड़ के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसमें से तुम 10%, राइट, सपोज 10%, कितना हुआ 10%? इसका 10 लाख. तुम 10 लाख रुपया ले लो, राइट. 10 लाख रुपया तुम ले लो. तो वो कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जितना भी दिया, राइट, वो क्या होगा? डिविडेंड. तो इसको जो 10 लाख रुपया मिलेगा वो डिविडेंड मिलेगा, राइट. इसका परसेंट 10% का हिस्सा था. 10% 10 लाख बनता है, 10 लाख दे दिया. 10% बनता है 10 लाख, लेकिन दिया कितना? 8 लाख. कह रहे हैं ये भी डिविडेंड. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जितना दोगे, इसके हिस्से के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं? 10 लाख के. 10 लाख तक तुम जितना दोगे सब डिविडेंड. कंपनी ने बोला जी तुम 15 लाख ले लो, वो कह रहे हैं डिविडेंड तो 10 ही लाख बनेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसके हिस्से के 10 ही लाख के हैं. ये 10% का मालिक है ना, 90% तो बाकियों को मिल रहा है. तो 10 लाख किसके होंगे? 10 लाख किसके होंगे? इसके. कैसे? डिविडेंड. बाकी बचे 5 लाख एक्स्ट्रा जो मिले. वो कह रहे हैं जो 5 लाख है ना, वो आप ऐसे मान लो कि कंपनी के जो 10 लाख के शेयर थे वो कंपनी ने वापस खरीद के 5 लाख दे दिया, राइट. 5 लाख में अपने शेयर वापस खरीद लिए. यानी इस बंदे की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होती है कितने में आपने एसेट को सेल किया, मोटा मोटा अभी के लिए. इसका डिटेल्ड मीनिंग कैपिटल गेन में बताऊंगा. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब आपने अपनी एसेट को कितने में बेच दिया, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. मैंने अपनी एसेट को 5 लाख में बेच दिया, जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिला समझ लो वो आपको शेयर्स के बदले मिला है, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, शेयर्स तो आपके चले गए, बदले में 5 लाख मिल गया. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. परचेज प्राइस क्या था? 10 लाख. परचेज प्राइस मेरा 10 लाख था ये वाला,
राइट, यानी मेरा कैपिटल लॉस हो गया कितने का, 5 लाख रुपए का। ये निकालेंगे हम कैपिटल गेन के चैप्टर में, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में निकालेंगे इतना, राइट, ये कैपिटल गेन में निकालेंगे। लेकिन यहां पर सेक्शन 222C, 222C क्या बोल रहा है, लिक्विडेशन पे अगर मुझे कुछ पैसा मिला, राइट, कहां तक, कितना, टू दी एक्सटेंड, कितना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, इतने तक, पूरा 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ में मेरा शेयर तो 10% का है, तो मैं 10 लाख का देखूंगा, मैं 10 लाख से कंपेयर करूंगा कि मुझे 10 लाख तक मिला, 10 लाख तक मिला तो डिविडेंड, 10 के ऊपर मिला तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी जो कि कैपिटल गेन में फिर आएगी फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन कैपिटल गेन में रिपीट होगी। ठीक है, क्लियर, ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आई छोड़ दो, अभी के लिए बस यहां ये समझना है मेरे को कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट तक जो भी मुझे मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम पर, वो मेरा सारा का सारा डिविडेंड है। ठीक है, चलो जी, राइट, एग्जांपल भी दिया है, पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 है ऑफ कंपनी गेट इनटू लिक्विडेशन। अच्छा, एग्जैक्टली सेम है जो मैंने अभी बताया आपको, एग्जैक्टली सेम है, देख लेना इसको आप। ठीक है, ये बिल्कुल वो सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी बनाया, वही है सेम बिल्कुल। चलो जी, राइट, सेक्शन 46 यहां पर फ्रेंड्स एक लाइन आई थी, राइट, एंड एक्सेस ओवरहेड शैल बी कंसीडर्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एज पर सेक्शन 46। सेक्शन 46 का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट यहां पर दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए जाने देना, कैपिटल गेन में तो डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सेक्शन 46 क्या बोल रहा है, देखो, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। ये कैपिटल गेन में बोल रहा है कि अगर लिक्विडेशन होता है, अगर लिक्विडेशन होता है और उसमें कुछ आपको पैसा मिलता है, तो एक तरह से आपके शेयर्स चले गए और पैसा आ गया, तो एक तरह से आपके शेयर्स सेल हो गए, समझ लो, राइट। तो क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 45। सेक्शन 45 कैपिटल गेन के बारे में बताता है। वो कह रहा है सेक्शन 45 बताता है कि कैसे कैलकुलेशन होगी। वो कह रहा है सेक्शन 45 में जो मर्जी लिखा है उसको भूल जाओ, सेक्शन 46 की चलेगी। जहां पर भी वर्ड लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी वो कह रहा है कहीं और जो मर्जी लिखा है सब भूल जाओ, हमारी सुनो। मतलब सेक्शन 46 क्या हुआ, एक ओवर राइडिंग प्रोविजन हुआ। ओवर राइडिंग प्रोविजन कौन से होते हैं, जो दूसरे प्रोविजन को खत्म करके अपनी चलाते हैं। वो कहते हैं जी अगर ये आ जाए तो ये चलेगा, दूसरों को भूल जाना। अगर ये आ जाए तो ये इसकी सुनना, अगर आपको लगे इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, दो अलग अलग सेक्शन दो अलग बात बोल रहे हैं, तो एक ओवर राइडिंग प्रोविजन होगा, उसमें लिखा होगा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन और नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 45। कह रहा है सेक्शन 45 में जो मर्जी लिखा है भूल जाओ। सेक्शन 46 की सुनो, क्या सुनो, वेयर एसेट ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स on its liquidation, such distribution shall not be regarded as transfer by the company for the purpose of section 45। कंपनी ने अपनी एसेट, कंपनी की एसेट थी, कंपनी की एसेट थी 10 लाख रुपए की। कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे अपनी एसेट मिस्टर एक्स को दे दी। क्वेश्चन है क्या कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी? भाई कंपनी ने 10 लाख की एसेट अपनी ट्रांसफर कर दी है, एक तरह से एसेट ट्रांसफर हुई ना, तो क्या ये कैपिटल गेन निकलेगा? मना कर रहा है, कह रहा है कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। मना कर रहा है, कह रहा है कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, वेयर अ शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी रिसीव एनी मनी, शेयर होल्डर है ये मिस्टर एक्स, रिसीव एनी मनी, कुछ पैसा मिलता है, और अदर एसेट या कोई एसेट मिलती है फ्रॉम द कंपनी, ही शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। उसका कैपिटल गेन निकलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी सो रिसीव्ड। जो भी पैसा मिलेगा ये 10 लाख, राइट, उस पर कैपिटल गेन निकलेगा। और दी मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट, अगर ये एसेट मिली होती तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो, मान लो मार्केट वैल्यू 10 लाख है, कह रहे इस पर टैक्स निकलेगा। ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज रिड्यूस्ड, मतलब उसमें से कुछ खर्चे क्लेम कर लो, क्या, बाय द अमाउंट एसेस्ड एज डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 22 ऑफ सेक्शन 222C। कह रहा है जी जो पैसा मिला उसमें से 222C वाला जो अमाउंट है, जो डिविडेंड है, उसको हटा देना, उसको हटा देना, बैलेंस को कंसीडर करना, बैलेंस को कंसीडर करना। ये सेक्शन 46 में लिखा हुआ है कि 222C वाले को हटा देना। क्यों हटा देना? क्योंकि 222C बोल रहा है ये तो यहां पर डिविडेंड होगा, जितना पोर्शन 222C में डिविडेंड बन रहा है वो यहां पर टैक्सेबल होगा, कहां, अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 222C। इसीलिए उस 10 लाख में से मान लो 5 लाख रुपए का 222C में डिविडेंड है,
तो आप मान लो उसे जो कैपिटल के अगेंस्ट मिला, जो शेयर्स के अगेंस्ट मिला, वो केवल बचा हुआ 5 लाख ही मिला, बैलेंस 5 लाख मिला है। पूरा का पूरा 10 लाख कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। वो कह रहा है कैपिटल गेन के पर्पज से केवल आपको 5 लाख ही कंसीडर करने हैं। वो 5 लाख तो आपके ऑलरेडी कैपिटल गेन, ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C कवर हो गया। ठीक है, तो दोनों सेक्शन को थोड़ा जोड़ के समझेंगे। सेक्शन को जोड़ के समझना बहुत जरूरी है, तभी पूरी बात समझ में आती है, वरना क्या है अधूरी अधूरी आपकी स्टोरी माइंड में चलती रहेगी। अब आप दोनों, एक सिचुएशन कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में आती है, ऐसी सिचुएशन एग्जाम में हमारे सामने थ्रो कर दी जाएगी कि ये सिचुएशन है, अब मैं केवल डीम्ड डिविडेंड के बारे में सोच रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो आपको कैपिटल गेन के भी प्रोविजन पता होने जरूरी है फ्रेंड्स, राइट। तो कई बार एक सिचुएशन एक होती है, ट्रांजैक्शन एक होती है, लेकिन वो ब्रेक करके 2 जगह 3 जगह चली जाएगी, जैसे ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ऐसी और भी सिचुएशन आपके सामने आती है, इसलिए हमेशा सेक्शंस को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब मैंने कंपनी में लगाया जी 10 लाख रुपया, मैंने कहा जी 10 लाख रुपए के मैंने शेयर ले रखे हैं आपके। कंपनी आई, कंपनी ने बोला 10 लाख के शेयर क्या है, आप एक काम करो 5 लाख के शेयर रह जाएंगे आपसे आपके, आप 5 लाख रुपए वापस ले लो, 5 लाख रुपए वापस ले लो। इनकम टैक्स आ गया बीच में, वो कहता है ये 5 लाख जो वापस तो कर रहे हो लेकिन ये डिविडेंड है। वो कहता है हमें पता है तुम क्या गेम खेल रहे हो, हमें पता है कोई रिडक्शन इन कैपिटल नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। रिडक्शन इन कैपिटल, ये तुम्हारे पास प्रॉफिट्स जो इकट्ठे हुए हैं उन्हें तुम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और इसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए, इसका टैक्स बच जाए, इसीलिए तुमने ये प्लानिंग कर ली कि इसको बोल दिया जी तो रिडक्शन इन कैपिटल है। कोई रिडक्शन इन कैपिटल नहीं है, कोई रिडक्शन इन कैपिटल नहीं है। ठीक है जी, क्या है ये? डीम्ड डिविडेंड। पढ़ लेते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी on the reduction of its capital will be considered to be dividend but to the extent of accumulated profit including capitalized profit। वही सेम सिचुएशन, वही सेम कैलकुलेशन, एग्जैक्टली सब कुछ सेम, बस नाम बदल जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, नाम बदल के बोल रहे हैं। सेक्शन 222A पहले बोला जी आपने कैश दिया या इन काइंड दिया, फिर बोल दिया जी आपने बोनस शेयर दे दिए, फिर बोल दिया जी आपने लिक्विडेशन पे दे दिया, फिर बोल दिया जी आपने रिडक्शन पे दे दिया, शेयर कैपिटल रिडक्शन पे दे दिया, राइट। एबीसी लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 50 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस 10 lakhs एंड कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 15 lakhs एज in connection with reduction of share capital. In this case dividend under section 222D shall be 10 lakhs। क्यों 10 lakhs? क्योंकि शेयर कैपिटल 5 लाख की है, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख के हैं। उसने ये नहीं बताया शेयर कैपिटल के अंदर कुछ कैपिटलाइज प्रॉफिट भी है। कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं है, अज्यूम मत कर लेना कैपिटलाइज प्रॉफिट जब तक बताए ना कि इसके अंदर कुछ कैपिटलाइज प्रॉफिट है, यानी कि इसमें कोई कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं है, इट इज ओरिजिनल कैपिटल। ठीक है, तो वो मेरा 10 लाख जो होगा, ये 10 लाख मेरा क्या होगा, अप टू 10 lakhs डीम्ड डिविडेंड। तो ये 10 लाख रुपए क्या हो गया, 222D में डिविडेंड। लोन एंड एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी छोटी छोटी कंपनियां होती है फ्रेंड्स, छोटी छोटी कंपनियां जिनको थोड़े बहुत कुछ दोस्त मिलकर चला रहे हैं, फैमिली मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग मिलकर चला रहे हैं जो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटेंगे। सब बैठे बोले जी प्रॉफिट किसके पास जाएगा, हमारी पॉकेट में ही तो आएगा, हम ही तो शेयर होल्डर हैं, हम ही डिसीजन मेकर हैं। अगर हमारी पॉकेट में ही प्रॉफिट आएगा, हमने सबने डिसाइड किया यार देख प्रॉफिट बांटेंगे ना तो क्या दिक्कत आएगी, टैक्स लग जाएगा, क्योंकि सबको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कंपनी से लोन दिखा देते हैं कि इनको लोन दिया गया है, कंपनी से लोन दिखा देते हैं कि लोन दिया है हमने। उसने कहा लोन दिया है, इनकम टैक्स को ये बात समझ में आ गई। उसने कहा लोन की आड़ में क्या क्या चल रहा है, डिविडेंड बांट रहे हैं लोन की आड़ में, लोन की एंट्री सारी जिंदगी खड़ी रहेंगी, खड़ी है बुक्स में, क्या फर्क पड़ रहा है, टैक्स बचा लिया मैंने। इनकम टैक्स कहता है नहीं, इट इज ऑल्सो डिविडेंड, इट इज ऑल्सो डिविडेंड। इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑल्सो कॉल्ड कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, पब्लिक
आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक का सब्सटैंशियली पैसा नहीं लगा, यानी वो छोटी छोटी कंपनी होती है फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया आपको। हैज गिवन एनी लोन और एडवांस टू एन इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लोन या एडवांस दिया, क्योंकि डिविडेंड वहीं जाता है, राइट। हु इज होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, ऐसे शेयर होल्डर को दिया जिसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर्स थे, क्योंकि ऐसे ही लोग कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। वो कहते हैं जी देखो, जिसके पास सब्सटैंशियल वोटिंग पावर है, यानी वो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि वो ये बोल सकता है कि जो तुम मेरे को डिविडेंड देने वाले हो, डिविडेंड मत देना, टैक्स लग जाएगा, तुम मेरे को लोन दोगे, तुम मेरे को लोन की एंट्री दो कि मेरे को लोन दो, दिखाओ जी मिस्टर एक्स को लोन दिया हमने, मैं डिसीजन को इन्फ्लुएंस कराने की पावर रखता हूं, यानी कि मेरे पास 10% ऑफ दी वोटिंग पावर है कंपनी की। इन सच केस सच लोन और एडवांस शैल बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ सच शेयर होल्डर, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां वर्ड याद रखना, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसमें कैपिटलाइज्ड वर्ड यूज नहीं किया है, जो मैंने शुरू में बोला था कि एक सेक्शन आएगा जहां पर वर्ड कैपिटलाइज्ड इंक्लूड नहीं है, बाकी सब जगह सेम लैंग्वेज। पहले जो 4 पढ़े उसके अंदर वर्ड क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, एक ही बात है, एक ही बात है, राइट। तो पहले 4 के अंदर सेम लैंग्वेज है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट भी उठाओ और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी उठाओ, लेकिन सेक्शन 222E लोन वाला जो आएगा उसके केस में आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है, केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना है, केवल रिजर्व एंड सरप्लस देख लेना बस, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हैज जनरल रिजर्व ऑफ 7 लाख, करंट प्रॉफिट 2 लाख के हैं, यानी जनरल रिजर्व और करंट प्रॉफिट ये सब क्या है, ये सब राइट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। द कंपनी हैज गिवन ए लोन ऑफ 3 lakhs राइट टू वन ऑफ सच शेयर होल्डर मिस्टर एक्स। In this case, it will be considered to be dividend in the hands of Mr. X. If loan given by company is 10 लाख, amount of dividend shall be 9 lakhs. अगर 10 लाख का लोन दिया तो 9 लाख, 9 लाख कैसे, तो वो 7 लाख के रिजर्व में और 2 लाख का करंट प्रॉफिट है। तो जो चाहे रिजर्व या करंट प्रॉफिट, वो सब रिजर्व का पार्ट है। प्रॉफिट भी क्या होता है, अल्टीमेटली रिजर्व में जाके ऐड होता है। रिजर्व क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट इकट्ठे हो गए हैं, बट कैपिटलाइज नहीं है ये, वो कैपिटलाइज वाले नहीं है, कैपिटलाइज अलग हो गए, राइट। तो ये सारा कुछ इस तरह से चलेगा। बट इफ लोन और एडवांस हैज बीन गिवन टू एनी कंसर्न पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई एटसेट्रा in which such shareholder has substantial interest, such loan or advance shall also be considered to be dividend in the hands of such person, such concern, but only to the extent of accumulated profit excluding capitalized profit. Excluding capitalized profit बोला है, यानी capitalized profit include नहीं करना। क्या सिचुएशन देखो, ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स के पास 15% वोटिंग पावर है। नॉर्मली वोटिंग पावर 15% का मतलब 15% शेयर होल्डर है, नॉर्मली जनरल मीनिंग यही है, राइट। मिस्टर एक्स के पास एबीसी लिमिटेड की 15% की वोटिंग पावर है। एबीसी लिमिटेड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कितने के, 50 लाख रुपए के, 50 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को लोन दिया, कितने का दिया जी, लोन दिया जी 25 लाख का। वो कह रहे हैं 25 लाख का लोन दिया, कह रहे हैं ये क्या है, डिविडेंड, राइट, ये डिविडेंड। 25 लाख का नहीं दिया, 35 लाख का दिया, कह रहे हैं ये भी डिविडेंड। 45 लाख का दिया, कह रहे हैं ये भी डिविडेंड। 55 लाख का दिया, कह रहे हैं 55 लाख का दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 85 लाख के हैं, तो 50 लाख डिविडेंड बनेगा बस, ठीक है। ये थी मिस्टर एक्स की बात। अब मिस्टर एक्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया, मिस्टर एक्स को कोई लोन नहीं दिया। मिस्टर एक्स ने बोला एक पार्टनरशिप फर्म है, एक फर्म है, कौन सी, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैं पार्टनर हूं। पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम है एक्स वाई कंपनी, मैं इसमें पार्टनर हूं, मैं इसी में पार्टनर हूं, राइट। आप सिचुएशन समझ लो, देखो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50 लाख के हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका एक शेयर होल्डर है जिसके पास 15% वोटिंग पावर है, और ये जो शेयर होल्डर है किसी दूसरी फर्म में पार्टनर भी है, यानी 15% वोटिंग पावर इसके पास एबीसी की है, यानी एबीसी में इसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। और XYZ लिमिटेड में पार्टनर है, XY कंपनी में पार्टनर है। इसने एबीसी लिमिटेड ने इस फर्म को लोन दिया है, एबीसी लिमिटेड ने इस फर्म को लोन दिया है, कितने का दिया, 25 लाख का।
वो कह रहा है जी इस सिचुएशन में भी क्योंकि मिस्टर एक्स यहां पर पार्टनर है, इसका मतलब ये डिसीजन किसने इन्फ्लुएंस किया होगा कि लोन तुम इसको दे दो, यहां से मैं निकाल लूंगा अपने आप, राइट। तुमने प्लानिंग क्या की, तुमने बोला जी मुझे दोगे तो टैक्स लग जाएगा, मुझे मत दो, उस फर्म में मैं ही पार्टनर हूं, तुमने उसको जानबूझ के दिलवाया, राइट। 25 लाख डिविडेंड किसके हाथ में, एक्स वाई लिमिटेड के हाथ में। 35 लाख क्या है, डिविडेंड। 50 लाख तक क्या है, डिविडेंड। 60 लाख दिया, कह रहा है 60 लाख दिया, 50 लाख डिविडेंड, 10 लाख नहीं होगा, ठीक है जी। तो सिंपल है फ्रेंड्स कि मेरे को दिया या ऐसी किसी फर्म में दे दिया जहां पर मेरा इन्फ्लुएंस है, वो भी डिविडेंड। मतलब उन्होंने हर सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की। आपने जितनी गड़बड़ की, देखो जैसे जैसे गड़बड़ होती थी इन सिचुएशन को ऐड किया गया है, इन सिचुएशंस को ऐड किया गया है। जैसे इसके अगला जो सेक्शन आएगा ना अभी, वो अभी 1-2 साल पहले ही ऐड हुआ है, ठीक है। चलो जी, तो इफ लोन और एडवांस हैज बीन गिवन टू एनी कंसर्न पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, किसी को भी दिया गया, इन विच सच शेयर होल्डर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो शेयर होल्डर उस दूसरी कंपनी में जिसको लोन दिया उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, राइट। सच लोन और एडवांस शैल ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ सच कंसर्न, इन द हैंड ऑफ सच कंसर्न। मिस्टर एक्स के हाथ में नहीं, जिसको दिया है उसी के हाथ में हम डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखने, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नहीं देखने। एक ये सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड्स सेक्शन 222E जिसमें आपको कैपिटलाइज नहीं देखना। अदरवाइज 222A जो कि कैश और इन काइंड की बात करती है, 222B बोनस शेयर्स की बात करती है, 222C लिक्विडेशन की बात करती है, 222D रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की बात करती है, एंड 222 राइट इन ABCD चारों के अंदर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट देखने हैं। एक 222E जहां पर लोन की बात हो रही है बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, यहां पर आपको केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखने हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं देखने, राइट। अब आगे भी इसमें फिर अभी खत्म नहीं हुआ है सेक्शन। एग्जांपल देख लो पहले। मिस्टर एक्स इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% इक्विटी शेयर होल्डर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर एक्स जो है एबीसी में 10% के इक्विटी शेयर होल्डर है। ये एबीसी लिमिटेड जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है क्लोजली हेल्ड कंपनी है। एंड द कंपनी हैज जनरल रिजर्व ऑफ 10 लाख, 10 लाख के जनरल रिजर्व में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और उसने लोन दिया है 6 लाख का टू पार्टनरशिप फर्म, सेम सिचुएशन। मिस्टर एक्स यहां पर 20% शेयर्स है उनके। इन दिस केस द लोन सो गिवन शैल बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। मिस्टर एक्स इज ए शेयर होल्डर इन कंपनी, या कंपनी का एग्जांपल ले लिया, देख लेना आप इसको। द लोन अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड इट इज टैक्सेबल। अच्छा, इसी का पार्ट चल रहा है। अब ये पढ़ो। इफ लोन और एडवांस हैज बीन गिवन टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर इट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड। कह रहा है आपने उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे भी दे दिया तब भी वो डिविडेंड, ठीक है। वेयर ए लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली द अमाउंट डिक्लेयर्स, राइट, कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू all its shareholder including the borrowing shareholder and the dividend so paid is set off by the company against the previous borrowing, the adjusted amount will not be again treated as dividend। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी देखो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने क्या किया, मिस्टर एक्स राइट जिनके पास 15% शेयर और 50% वोटिंग पावर थी, राइट, इन्होंने क्या किया, 50 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, 10 लाख रुपए का लोन दे दिया था, और 10 लाख का ये लोन जो था वो इनका क्या मान लिया गया, डिविडेंड मान लिया गया। अब आया जी साल के एंड में आई 31 मार्च 25, 31 मार्च 26 को कंपनी ने सोचा भाई प्रॉफिट बहुत हो गया, अब डिविडेंड बांटते हैं, और सबको डिविडेंड बांटा उन्होंने, डिविडेंड बांटा सबको। तो उसने जो डिविडेंड बांटा, लोन नहीं दिया, नॉर्मल डिविडेंड बांटा, राइट, सबको डिविडेंड मिला, मिस्टर एक्स को भी डिविडेंड मिला। मिस्टर एक्स को टोटल 12 लाख रुपए का हिस्सा आया डिविडेंड का। जो कंपनी ने डिविडेंड बांटा उसमें मिस्टर एक्स का हिस्सा 12 लाख रुपए का निकल के आया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 12 लाख का 12 लाख मिस्टर एक्स को दे दिया, यानी पुराना कंपनी जो कह रही थी हमने लोन दिया है, कंपनी ने तो लोन बोला 10 लाख का, लेकिन मिस्टर एक्स के हाथ में हमने डिविडेंड बोल के टैक्स लगा दिया। कंपनी की बुक्स में तो वो लोन है 10 लाख का आज भी,
कंपनी के बुक्स में क्लियर है ना, लोन है 10 लाख का, कंपनी ने 10 लाख के लोन को एडजस्ट नहीं किया, कंपनी ने वो 12 लाख का प्रॉफिट इसको और दे दिया। वो कह रहे हैं ये 12 लाख तुम्हारे हाथ में डिविडेंड बन के टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी क्या करती, कंपनी कहती भाई देखो 12 लाख का डिविडेंड है तुम्हारा, 10 लाख का लोन चल रहा है, एडजस्ट कर लो। और कंपनी इसको 12 ना देके केवल 2 लाख देती, तो वो कह रहे हैं इस केस में केवल 2 लाख इसके हाथ में डिविडेंड बनेगा, क्योंकि 10 पे हम ऑलरेडी लगा चुके। 10 जो लोन था उसको हमने डिविडेंड बोल के टैक्स लगा दिया, लेकिन कंपनी कह रही है ये वाकई में लोन था, अब इस लोन को हम जो डिविडेंड है उससे एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट के बाद अब जो पैसा और मिलेगा, कह रहे हैं जो बैलेंस होगा केवल वही डिविडेंड बनेगा, पूरा डिविडेंड नहीं बनेगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो कह रहा है जी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ऐसा पर्सन जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो उसको लोन दे दिया। लोन दिया कितने का, 10 लाख का। इनकम टैक्स का रूल बोलता है जी ऐसे पर्सन को अगर आपने लोन दिया तो अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम उसको डिविडेंड मान लेंगे। तो डिविडेंड था नहीं, डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड मतलब क्या होता है, दादागिरी वाले प्रोविजन कि हमने, तुम है नहीं है हम मान लेंगे, हमने बोल दिया तो बोल दिया, चाहे जो मर्जी है, हमने बोल दिया तो बोल दिया। डीम डिविडेंड हर जगह डीम्ड वाले जो प्रोविजन है वो ऐसे ही है कि आप लॉजिकली सोचो आपको गलत लगेगा, इसलिए आपको वहां पे लॉजिक लगाना ही नहीं है, वो जबरदस्ती के प्रोविजन है। राइट, हमने मान लिया डिविडेंड 10 लाख का। उसके थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने क्या किया, रियल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। कंपनी ने बोला जी सबको डिविडेंड मिलेगा। इस शेयर होल्डर के हाथ में भी 12 लाख रुपए का डिविडेंड आया। कंपनी ने क्या बोला, 10 लाख छोड़ना, क्योंकि 60 वाले थे। अगर ये 60 वाले थे वाकई में 10 लाख तो कंपनी इसको इग्नोर मारेगी। कंपनी कहेगी देख 12 लाख का तेरा हिस्सा, ये पकड़ 12 लाख, क्योंकि ये तो इसको देने ही थे पहले भी। राइट, तो 12 लाख इसको और मिल गया। कह रहे थे 10 पहले मिला वो रियल था तेरा वो डिविडेंड दिया था तो लोन बोल रहा है, वरना कंपनी एडजस्ट कर लेती। कंपनी ने एडजस्ट ही नहीं किया। देख तो 10 तो तू वो टैक्स दे चुका, 12 ही कंपनी ने तेरे को और दिया, इस पे भी टैक्स दे, इस पे भी तू टैक्स दे। राइट, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला जी देख 12 लाख हम तुझे दे रहे हैं ना डिविडेंड, तेरा 10 लाख का लोन है। अगर वो रियल लोन होगा तो कंपनी क्या कहेगी, देख एडजस्ट कर रहे हैं हम एडजस्ट कर रहे हैं, 10 लाख का लोन खत्म, अब तेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि वो रियल में उस टाइम 10 लाख रुपया लोन ही था। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब तुझे 12 लाख जो मिल रहा है उसमें से कंपनी ने 2 लाख एडजस्ट कर लिया, लेकिन तेरी इनकम 2 लाख की मानेंगे, 12 की नहीं मानेंगे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी हमने डिविडेंड मान लिया। ठीक है, बस ये सिचुएशन है फ्रेंड्स, कि बाद में अगर कंपनी एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस बंदे के हिस्से में जो डिविडेंड आएगा, अगर वो सारा का सारा मिल गया तो सारा का सारा दोबारा टैक्स हो जाएगा, और अगर उसमें से लोन का अमाउंट एडजस्ट कर लिया तो बैलेंस जो बचा वही टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वेयर द लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर एंड द डिविडेंड सो पेड इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग, जो लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया है, the adjusted amount will not be again treated as dividend. Adjusted amount हमारे एग्जांपल में 10 लाख, वो दोबारा डिविडेंड नहीं बनेगा, बैलेंस जो होगा वो बनेगा। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल भी देख लो। मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% शेयर इन पब्लिक लिमिटेड, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, राइट, एंड टेकन लोन ऑफ 10 लाख, 10 लाख का लोन लिया है, कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E में वो डिविडेंड बन गया था। एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर द कंपनी हैज डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10 लाख, अगले साल में किसी और साल में कंपनी ने 10 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया, विच वॉज डिपॉजिटेड इन द लोन अकाउंट, मतलब वो लोन अकाउंट के साथ सेट ऑफ कर दिया गया। तो मिस्टर एक्स के हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं आया, 10 लाख का डिविडेंड तो दिया गया, बट उसके हाथ में कुछ नहीं आया, उसको पेमेंट ना करके उसके लोन अकाउंट से एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, मिस्टर एक्स इन दिस केस इट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड, इस केस में मिस्टर एक्स के हाथ में कोई डिविडेंड नहीं बनेगा। In any such company has the business of lending as substantial part of its business, in such cases the above provision shall not apply। मतलब वो क्या कह रहा है, मान लो हमने सिचुएशन ली थी जी कि एबीसी लिमिटेड अगर मिस्टर एक्स जिसके पास 15% शेयर होल्डिंग है, मतलब 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, उसको कोई अमाउंट देती है अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो हम उसको डिविडेंड मान लेते हैं। लेकिन मान लो एबीसी लिमिटेड का काम ही लोन देने का है, उसका बिजनेस ही लेंडिंग का है, जैसे कि बैंक। अब बैंक का काम क्या है, बैंक का तो भाई साहब काम ही लोन देने का है। वो अपने शेयर होल्डर्स को भी लोन देगी, वो अपने एम्प्लॉइज को भी लोन देगी, वो सबको लोन देगी। तो वो कह रहे हैं इस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा।
222E एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये कंपनी लेंडिंग कंपनी है, अगर इस कंपनी का काम ही लोन देना है, ठीक है। तो 222E सब कंपनियों पे अप्लाई हो रहा है, उन कंपनियों पे अप्लाई नहीं हो रहा। सब कंपनियों को भी कौन सी, क्लोजली हेल्ड कंपनी पे, उन कंपनियों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लोजली हेल्ड कंपनी है बट उसका काम क्या है, लोन देने का काम है, उसका बिजनेस ही लोन देना है, ठीक है। चलो जी, एज पर सेक्शन 222E इफ एनी ट्रेड एडवांस इज गिवन टू द शेयर होल्डर। ट्रेड एडवांस क्या होता है, एक शेयर होल्डर है फ्रेंड्स, मेरे को बाजार से माल लेना होता है, कुछ रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, रॉ मटेरियल बाजार में मिलता है मेरे को 1,000 रुपये किलो का। मेरा शेयर होल्डर है, वो कहता है यार अपनी कंपनी को मैं थोड़ा डिस्काउंट में दे दूंगा, मैं 900 रुपये किलो में दे दूंगा, तो मैं अपने शेयर होल्डर से ही खरीद लेता हूँ माल। तो मेरा शेयर होल्डर मेरा वेंडर भी है, मेरा शेयर होल्डर मेरा वेंडर भी है, और उस वेंडर को मैंने ट्रेड एडवांस दिया कि भाई माल खरीदते हैं तो अगेंस्ट हमने कुछ एडवांस भी देना होता है, तो वो कह रहे हैं उसको एडवांस दिया है हमने, ट्रेड एडवांस दिया है। ट्रेड एडवांस मतलब ड्यूरिंग ट्रेड, कुछ सेल परचेस के लिए मैंने कुछ एडवांस दिया है, राइट, ट्रेड एडवांस, राइट। उस केस में कह रहा है कवर्ड सेक्शन 222 इट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड। वो कह रहा है वो डिविडेंड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर को लोन दिया तो वो डिविडेंड माना, लेकिन अगर ट्रेड एडवांस दिया है, ट्रेड एडवांस होता है गुड्स परचेस करना, सर्विसेज लेने के लिए कुछ एडवांस दिया गया है, तो वो एडवांस, राइट, मेरा डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मिस्टर एक्स इज होल्डिंग 10% शेयर इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, एंड मिस्टर एक्स इज सप्लाइंग सर्टेन गुड्स टू द कंपनी। वो शेयर होल्डर भी है और कंपनी को कुछ गुड्स भी सप्लाई करता है, एंड हैज रिसीव्ड सम एडवांस, कुछ उसको एडवांस मिल गया, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड। तो एग्जाम में अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि मिस्टर एक्स XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, उनके पास 20% शेयर है, कंपनी को वो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, और कंपनी ने उसको 50 लाख रुपए ट्रेड एडवांस दिया है, कंपनी ने अगेंस्ट गुड्स एडवांस दिया है, तो उसको आपको डिविडेंड नहीं बनाना है, केवल लोन को बनाना है, केवल लोन, ठीक है। लास्ट सिचुएशन आती है फ्रेंड्स, बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी, सेक्शन 222F, 1 अक्टूबर 2024 से जोड़ा गया ये। बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है फ्रेंड्स, एक हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया गया, 10 लाख की कैपिटल को रिड्यूस करके 5 लाख, 10 रुपए के शेयर को रिड्यूस करके 5 रुपए का बना दिया गया, ये हुआ रिडक्शन इन कैपिटल। बायबैक क्या होता है, अपने शेयर कंपनी ने वापस खरीद लिए, पहले कंपनी ने शेयर इशू किए, बाद में कंपनी को लगा जरूरत नहीं है, पैसा अब हमारे पास बहुत है, राइट, तो शेयर होल्डर को बोला भाई तू अपना पैसा वापस पकड़ और हमारे शेयर हमें वापस कर दे, राइट। बायबैक, कंपनी ने वापस खरीद लिए, तो बायबैक के केस में देखो क्या कह रहे हैं, बायबैक के केस में कह रहे हैं जी पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड, पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड, जो मिला सब डिविडेंड, राइट, इसमें कुछ नहीं देखना, सब डिविडेंड। सेक्शन 222F states that any payment made by company when purchasing its own share from shareholder as per the provision of section 68 of the Companies Act 2013 will be treated as dividend in the hands of shareholder। इसमें कोई accumulated profit नहीं है, कोई capitalized profit नहीं है, वो कह रहा है शेयर अपने वापस खरीदे और पेमेंट किया, जितने शेयर खरीदे सब के सब। देखो इस सिचुएशन को समझना, इसको कैपिटल गेन से कनेक्ट करके दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि कैपिटल गेन में भी इसका एक पार्ट आएगा, यहां लिखा नहीं है अभी। देखो क्या है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं पहले। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, एक है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 20 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं ABC लिमिटेड के, कितने के, 20 लाख रुपए के शेयर खरीदे, 20 लाख रुपए के शेयर खरीदे। ABC लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को बोला कि भाई 20 लाख के तुम्हारे पास शेयर हैं, ये हमें वापस कर दो, ये हमें वापस कर दो, बदले में हम तुम्हें 15 लाख रुपए देंगे। अब सोचो मिस्टर एक्स 20 लाख के शेयर 15 लाख में दे देगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हो सकता है कंपनी डूबने वाली है, मिस्टर एक्स को दिख रहा है नॉन परफॉर्मिंग कंपनी है, वो सोच रहा है 15 मिल रहा है ले लो और निकलो बाहर, खत्म करो बात को, राइट। जो मिल रहा है, भागते भूत की लंगोटी काफी, सुना है ना वो मुहावरा, तो जो मिल रहा है ले लो, निकलो बाहर, क्योंकि कल को 15 लाख भी शायद ना मिले। तो वो क्या करेगा, 15 लाख लेगा और साइड हो जाएगा, 15 लाख लेगा और साइड हो जाएगा। तो ये 15 लाख इसके क्या हो गए, अंडर सेक्शन 222F। 222F में इट इज डिविडेंड, इट इज डिविडेंड। सिचुएशन नंबर 2, कंपनी ने बोला 25 लाख रुपए लो और अपने शेयर हमें दे दो, तो वो कहेगा जी ठीक है
अब वो देखेगा ये कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, स्ट्रांग है, 25 लाख की वैल्यू है नहीं है, वो बहुत सारी कंसीडर करेगा। तो मान लो मिस्टर एक्स मान गया, तो 25 लाख जो ऐसे मिले वो भी डिविडेंड। अब आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए, देखो कि 15 लाख भी डिविडेंड, 25 लाख भी डिविडेंड, यानी जो मर्जी मिल रहा है सब डिविडेंड। व्हाट अबाउट दिस 20 लैक्स? मिस्टर एक्स के पास 20 लाख के शेयर थे जो कि उसके चले गए। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? मैंने ट्रांसफर कर दिए शेयर, यही सिचुएशन तो बनी कि मैंने 15 लाख के बदले अपने 20 लाख के शेयर ट्रांसफर कर दिए। एक्चुअली तो ये कैपिटल गेन का केस था, एक्चुअली तो ये कैपिटल गेन का केस था कि भाई 15 लाख 20 लाख के शेयर मैंने 15 लाख में बेच दिए, 20 लाख के शेयर मैंने 15 लाख में अपनी कंपनी को बेच दिए, उसी कंपनी को बेच दिए, यही तो सिचुएशन बनी। तो कायदे में तो 15 लाख रुपए मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब मेरा सेल प्राइस बनता, और 20 लाख मेरा क्या बनता, परचेज प्राइस। 5 लाख रुपए का इसमें कैपिटल लॉस आता। या फिर 25 लाख की सिचुएशन, 25 लाख मेरा सेल प्राइस बनता, 20 लाख मेरा परचेज प्राइस बनता, 5 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ जाता। लेकिन यहां पर तो इन्होंने इस 15 लाख और 25 लाख को अदर सोर्सेज में टैक्स करवा दिया। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? कैपिटल गेन में क्या होगा फ्रेंड्स? सेल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी निल। कह रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी निल, कॉस्ट विल बी 15 लैक्स और 25 लाख जो भी, और आपका यहां पर क्या आएगा, कैपिटल लॉस 15 लाख रुपए का। ये बनेगा कैपिटल गेन में। ये बात करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके कि ये 15 लाख का लॉस। इस केस में, बायबैक के केस में, इन एनी केस कैपिटल गेन में लॉस ही आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा? लॉस ही आएगा, लॉस के सिवाय कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जितना मिल रहा है सब डिविडेंड, जितना मिल रहा है वो आप सब डिविडेंड पे ले गए। यानी कि आपने बोला जी इस शेयर के बदले आपको कुछ नहीं मिला है, आप ये मान के चलो। ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखा हुआ है ये चीज कि जो भी आपको पैसा मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम पे, राइट, लिक्विडेशन के टाइम पे आपको अगर पैसा मिलेगा तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ऐसे करनी है, वो कैपिटल गेन में लिखा हुआ है। चलो जी आ जाओ। तो लिक्विडेशन के टाइम पे जो मर्जी पैसा मिला सारा का सारा डिविडेंड। रिवाइज कर लें एक बारी, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन। सेक्शन 222 याद रखना बस, 222 A B C D E F, राइट। 222A इन कैश या इन काइंड डिविडेंड, राइट। कहां तक? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, सारा डिविडेंड, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं है, राइट। उसके बाद बोला उन्होंने बोनस शेयर, राइट, बोनस शेयर 222B बोनस शेयर, राइट। बोनस शेयर अगर इशू हुए किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किए, कह रहे वो भी डिविडेंड, राइट। आपने क्या किया? लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा दे दिया, कह रहा वो भी डिविडेंड। आपने लिक्विडेशन के टाइम पे नहीं दिया, आपने रिड्यूस कर दी कैपिटल शेयर की, शेयर कैपिटल रिड्यूस की, वो भी डिविडेंड। ये चारों सिचुएशन में हमें क्या देखना है? कैपिटल, राइट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, इन चारों सिचुएशन में देखना है। चाहे वो इन कैश या इन काइंड मिले, चाहे वो बोनस शेयर मिले, चाहे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो, चाहे लिक्विडेशन का केस हो। पांचवी सिचुएशन आई 222E, लोन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। किसे? ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, राइट। तो वो डिविडेंड कब बनेगा? राइट, बन जाएगा, लेकिन अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली। इसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं देखने। और लोन अगर ऐसी फर्म को दे दिया गया, ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसमें ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास सब्सटेंशियल वोटिंग पावर थी, वो उसमें शेयर होल्डर है, वो उसके अंदर, राइट, वो उसके अंदर पार्टनर है, तो उसको भी जो लोन दिया गया वो उसके हाथ में डिविडेंड। कहां लिखा है? 222E में। और 222F क्या बोलता है? 222F बोलता है कि अगर कोई कंपनी बायबैक कर लेगी शेयर्स को, बायबैक करेगी, उस बायबैक को भी हम डिविडेंड ही मानेंगे, पूरा का पूरा डिविडेंड, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था हमारा डिविडेंड। इतना वाइड स्कोप है फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड का, सब कुछ डिविडेंड। नेक्स्ट अपना फ्रेंड सेक्शन आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी हुई फ्रेंड्स? कैजुअल इनकम वही सट्टे से, लॉटरी से, गलत तरीके से, किस्मत की इनकम, राइट। किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 224(9)
कैजुअल इनकम शैल इंक्लूड कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल, बैटिंग, रेस इंक्लूडिंग रेस हॉर्सेस, एनी गेम शो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी अदर गैम्बलिंग। कुछ भी आपने पैसा कमाया, राइट, जो कि गलत तरीके से कमाया, एक तरह से गलत तरीके या कोई गेम वगैरह खेल के कमाया, तो वो कह रहे हैं सब कैजुअल इनकम है, सारी की सारी कैजुअल इनकम। वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम एज पर सेक्शन 58(4) नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस और डिडक्शन शैल बी अलाउड अकॉर्डिंगली, ग्रॉस रिसीट इट सेल्फ शैल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये रेपिटेशन हो गया यहाँ पर, राइट, इसका रेपिटेशन हो गया। मिस्टर एक्स ने परचेज किया था लॉटरी का टिकट 10,000 रुपए का और उन्होंने 2,20,000 रुपए जीत लिए। डिडक्शन अलाउंस चैप्टर 6 से 1 लाख है। ही हैज लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 50,000। इन दिस केस हिज टैक्सेबल इनकम शैल बी 2,20,000 एंड टैक्स लाइबिलिटी शैल बी 2/20 पर 30%। 2/20 से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। चलो जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। फ्रेंड्स देखो जी क्या है ओनिंग एंड मेंटेनिंग, ये आज करा दूं कल करा दूं, एक मिनट देख लेता हूं मैं कितना रह गया। मैं सोच रहा हूं ये वाला, क्योंकि ये वाला थोड़ा टाइम लेगा, मैं एक बार देख लेता हूं कितना रह गया। अगली क्लास में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। 1 मिनट मुझे देना फ्रेंड्स, अगली क्लास के लिए देख लूँ पहले कितना है। अगर ज़्यादा नहीं बचा अगली क्लास के लिए तो फिर इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज इसको आज ही करें। चलो ये वाला सेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये वाला सेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास के लिए भी काफ़ी सारा है, तो मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में सारा कंप्लीट हो जाए, राइट। तीसरी क्लास हमें ना लगानी पड़े, बट अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कर लेते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, थोड़ा सा समझना फ्रेंड्स इसको डिटेल में। क्या होता है इसके अंदर, एक फ्रेंड्स ये है रेस कोर्स, जहां पर घुड़दौड़ होती है। देखिए इस तरह के यहां घोड़े खड़े होते हैं, घोड़ा नंबर 1 2 3 4, हमारा छोटा सा रेस कोर्स है, 4 ही घोड़े हैं यहां पर, राइट। यहां पर मैदान होता है पूरा, जहां पर ये जनता बैठी है, राइट, ये जनता बैठी हुई है। पूरा रेस कोर्स बना के छोड़ूंगा आज मैं यहां पर। ये घोड़े इस ट्रैक पे दौड़ेंगे, अपने अपने ट्रैक पे दौड़ेंगे, और ये इनके मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजमेंट जो कंपनी है। अब इसमें देखो 3 पार्टी इन्वॉल्व है, 3 पार्टी। पार्टी नंबर 1 जिसका ये रेस कोर्स है, जिसका ये पूरा मैदान है, जिसने ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया है, ये कौन है, ये कंपनी, पार्टी नंबर 1। पार्टी नंबर 2 जिसके ये घोड़े हैं। अब ये घोड़े पार्टी नंबर 2 में कई लोग हो सकते हैं, हर बंदे का एक एक घोड़ा हो सकता है, ये सारे घोड़े एक बंदे के हो सकते हैं, तो ये पार्टी नंबर 2। और पार्टी नंबर 3 जो ये लोग बैठे हुए हैं यहां पर, इन्होंने एक तो यहां पर आकर टिकट खरीदा, और दूसरा इनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पैसा लगाएंगे। इनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, इन घोड़ों के ऊपर पैसा लगाएंगे कि आज घोड़ा नंबर 2 जीतेगा, आज 2 नंबर पे पैसा लगा दो, आज 3 नंबर पे पैसा लगा दो। तो पार्टी नंबर 3 कौन सी है, ये लोग पार्टी नंबर 3 है। तो 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह की इनकम होंगी फ्रेंड्स इसके अंदर। देखो, एक इनकम जिसका मैदान है, एक इनकम जिसका मैदान है, जो ये कंपनी है, इसकी जो इनकम है वो कहां जाएगी, उसका अलग हेड है। वो लोग, राइट, वो लोग जो इस घोड़े को यहां पर लाएंगे, वो लोग जो इस घोड़े को अपने लाएंगे और अपने घोड़े को यहां पर रखेंगे, वो कहेंगे जी हमारा घोड़ा है, जिसको पैसे लगाने लगोगी। देखो, जो रेस कोर्स का मालिक होता है ना, जनरली क्या होता है, कई बार उसके अपने भी घोड़े होते हैं, बट कई बार उसके अपने घोड़े नहीं होते। वो क्या होता है, बाहर से लोगों को बुलाता है कि जिसके पास घोड़े हैं आ जाओ, अपने घोड़े यहां दौड़ाओ, तुम्हारे घोड़ों पे पैसा लगेगा, कुछ मिलेगा, हम तुम्हें भी दे देंगे। तो ये लोग अपने घोड़े लेके वहां पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये इसकी इनकम किसी और हेड में जाएगी। और नंबर 3 जो इन घोड़ों पर पैसा लगाने वाले हैं, वो कह रहा है इनकी इनकम किसी और हेड पे जाएगी। तो अभी जो मैं कैजुअल इनकम की बात कर रहा हूं, कैजुअल इनकम फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखो जी क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है जी, नहीं अच्छा एक सेकंड, सॉरी, यहां जो मैंने कैजुअल इनकम की बात की, यहां जो मैंने कैजुअल इनकम की बात की, राइट, इस कैजुअल के इनकम के अंदर, जिसके अंदर बैटिंग, रेसेस, जो ये वाला मैंने बात किया, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, जो कैजुअल इनकम की बात की, वो इनकम कौन सी होगी फ्रेंड्स, वो इनकम होगी इस नंबर 3 वालों की। ये जाएगी मेरी कैजुअल इनकम में, ठीक है। ये कैजुअल इनकम कि मैं वहां घुड़दौड़ देखने गया था, मैंने घोड़ा नंबर 1 2 3 4 किसी पे पैसा लगाया और मैं जीत गया,
तो मेरे को इसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ये कहा जाएगी कैजुअल इनकम नंबर 3। अभी हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। रेस के जो घोड़े होते हैं उनको ओन करता हूं मैं, उनका मालिक हूं और मैं उनको मेंटेन करता हूं। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं नंबर 2, जो घोड़ों का मालिक है। इन घोड़ों के मालिक की बात हो रही है फ्रेंड्स, राइट? इनकी इनकम की बात हो रही है। तो इनकी इनकम के बारे में उसने सीधा बोला, जो आपकी इनकम है माइनस जो आपके खर्चे हैं सब क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल कह रहा है, एक्चुअल क्लेम कर लो, बस इतना सा लिखा है। और कुछ एक दो चीजें जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, आगे के चैप्टर में ज्यादा समझ में आएंगी, बट इससे कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसके लिए क्या बोला? 3 नंबर, जो कैजुअल इनकम, जो बंदा पैसे लगा रहा है उसको बोला जी तेरी तो देख कैजुअल इनकम 30% पे टैक्स लगेगा। जो इसकी इनकम होगी, जो ये लोग देखने आए हैं, जो जीतेंगे उसकी इनकम होगी, उसका 30% पे टैक्स लगेगा एंड नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 2 नंबर, जिसके घोड़े थे, जो घोड़ों को ओन करता है और मेंटेन करता है, उसको बोला भाई देख तेरा तो नॉर्मल इनकम है, अदर सोर्सेज में जाएगी लेकिन नॉर्मल इनकम है, और जितने खर्चे हुए हैं वो भी क्लेम कर ले। एक्चुअल पे ले ले, एक्चुअल पे टैक्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक्चुअल पे ले ले, कोई टैक्स दिक्कत नहीं है। Taxability of income from owning and maintaining racehorses. If any person has income from owning and maintaining racehorses, such income shall be taxable under the head other sources. And income shall be computed in the normal manner and will be taxed at the normal rate. सब कुछ नॉर्मल। अब आप सोचोगे जब नॉर्मली करना था तो इसको बिजनेस इनकम क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया वो आगे अभी समझ में आएगा। देखो, बिजनेस इनकम क्यों नहीं बनाया? अगर इसको बिजनेस इनकम बनाते तो इसको कुछ और बेनिफिट मिलते जो कि अब इसको नहीं मिलने दिए, राइट? एज पर सेक्शन 74A, इफ पर्सन हैज एनी लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, सच लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी हेड। यानी कि मेरे पास एक नॉर्मल बिजनेस था, मैं घोड़े मेंटेन करता हूं, मेरे पास 2 घोड़े हैं, रेस में जीत भागते हैं, मेरे पास हर साल 1 लाख रुपया मैं उनसे कमा लेता हूं। अब की बार आया साल 2025 2026, मेरे पास उनसे लॉस हो गया 2 लाख का, हो गया लॉस, किसी रीजन से नहीं भाग पाए, नहीं जीते, नहीं बना पैसा, राइट? मेरे उन घोड़ों से कुछ पैसा ही नहीं आया, मेरे पास 2 लाख रुपए का बल्कि लॉस हो गया। और जो रेस वाले घोड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी डाइट बड़ी जबरदस्त होती है, उनको बड़े अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, तभी वो घुड़सवार में जाते हैं, वरना उनको सिलेक्शन ही नहीं होता उनका, राइट? तो 2 लाख रुपए मैंने खर्च भी कर दिया, लॉस हो गया, कोई इनकम नहीं हुई। मेरा एक दूसरा बिजनेस था जिसमें 10 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ, दूसरा नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिंग का, सर्विस का, कुछ और भी काम करता हूं मैं। तो क्या मैं इस 2 लाख के लॉस को इस 10 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लूं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स ये मेरा नॉर्मल बिजनेस होता, 2 लाख का लॉस और 10 लाख का दूसरे बिजनेस से मेरा प्रॉफिट आ जाता, तो क्या मैं सेट ऑफ कर सकता था? आंसर इज यस। आपका नेट प्रॉफिट 10 - 2 8 लाख बनता। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस इनकम है ही नहीं, इसको अदर सोर्सेज में घुसा दिया। अभी जो मैं कह रहा था कि कुछ बेनिफिट इससे छीन लिए, वो यही बेनिफिट है फ्रेंड्स इसके। ये अगर नॉर्मल बिजनेस की इनकम बोल देते इसको कि भैया ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है, तुम्हारा भाई काम ही तो है, तुम वहां ले जाके अपने घोड़े दौड़ाते हो, लोग उस पर पैसे लगाते हैं, तुम पैसे थोड़ी ना लगा रहे हो, तुम सट्टे थोड़ी ना लगा रहे हो, तुम तो घोड़ों को मेंटेन कर रहे हो, तुम घोड़ों को खिलाते पिलाते हो, बदले में तुम वहां दौड़ाते हो, कुछ पैसे तुम्हें मिल जाते हैं, उसके बदले में राइट तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको बोला नॉर्मल, उन्होंने बोला नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से खर्चे मिलेंगे, स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा, बट अदर सोर्सेज में होगा, अदर सोर्सेज में होगा। और मना कर दिया जी बिजनेस इनकम या किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं करोगे। लेकिन अगर ये बिजनेस इनकम होती ना फ्रेंड्स, तो बिजनेस की इनकम बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ हो जाती है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम 8 लाख की बनती। लेकिन अब क्या होगा? अब ये मेरी 10 लाख की इनकम टैक्सेबल होगी और 2 लाख का कोई सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा, ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है? However, if SSE has any other business of owning and maintaining racehorses, loss of one such business can be set off from the income of other business. वो कह रहा है ऐसा कर सकते हो कि मान लो तुम्हारे 2 अलग अलग बिजनेस है, बिजनेस 1, बिजनेस 2, यहां पर मेरे 10 घोड़े, यहां पर मेरे 10 घोड़े अलग अलग जगह चलते हैं, 10 घोड़े यहां दौड़ते हैं, 10 घोड़े यहां दौड़ते हैं, 2 अलग अलग बिजनेस है। यहां पे मेरा 5 लाख का लॉस आ गया और यहां पर मेरे 15 लाख का प्रॉफिट आ गया। हो सकता है, हो सकता है। वो कह रहा है इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर लो, मतलब इनकम हम आपकी 10 लाख मानेंगे, 15 - 5 10 लाख। तो एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स के बिजनेस को दूसरे ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स के बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी किसी हेड से नहीं करोगे, दूसरे किसी हेड से नहीं करोगे, आपस में कर लो। वो कह रहे हैं ये तो एक ही है, हम तो इसे एक ही मान रहे हैं कि हम तो, आप बोल रहे हो जी -5 + 15, हम कह रहे हैं 10 है, बस खत्म बात, ये 10 ही है। ठीक है, चलो जी। इफ द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, बट सच कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years। इसका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो केवल 4 साल के लिए हो सकता है। मतलब मेरा मान लो इस साल लॉस आ गया 5 लाख का, राइट, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से मेरा 5 लाख का लॉस आ गया। मैं इसको, ये बात हो रही है 25-26 की, 25-26 में 5 लाख का लॉस आ गया, फिर मैं 26-27 में गया, 26-27 में मेरा 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, पिछला जो लॉस है इससे सेट ऑफ कर लो, इस साल की जो 26-27 की अर्निंग बनेगी वो बनेगी 5 लाख की। इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, या इस साल 2 लाख सेट ऑफ हो पाया, बचा हुआ 3 लाख और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, बट कितने साल कह रहे? 4 साल। बस 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना। इनकम आए तो सेट ऑफ कर लेना, इनकम आए तो सेट ऑफ कर लेना, बस क्या, कौन सी इनकम होगा, इसी से सेट ऑफ, और किसी से नहीं होगा। कितना? 4 साल। अगर ये बिजनेस इनकम बनता तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है फ्रेंड्स। बिजनेस लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। आई थिंक अपना अगला चैप्टर वही है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके अंदर आप देखोगे कौन कौन से लॉस किससे सेट ऑफ हो जाते हैं, एक हेड में लॉस, दूसरे हेड में इनकम, कब कब सेट ऑफ होगा, कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सारा उसके अंदर करेंगे। 1 दिन का चैप्टर है पूरा, पूरी एक क्लास लगेगी। ठीक है, बट इससे रिलेटेड है, थोड़ा बता रहा हूं, इसको डिटेल में दोबारा करेंगे, राइट। इफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, बट सच कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years, एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। सेट ऑफ आगे जाके भी 4 साल में भी इसी इनकम से होगा, और किसी इनकम से आप नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनी अदर एनिमल। मैं कैमल रेस करता हूं, कैमल रेस होती है, राजस्थान चले जाओ आप, वहां खूब कैमल रेस होती है, बल्कि आपको आजकल तो वो भी आपको मिलेंगी, मुर्गा दौड़ होती है, गांव में मुर्गे दौड़ाए जाते हैं, कुत्ते दौड़ाए जाते हैं, आजकल तो बिल्लियां दौड़ाई जाती हैं, आजकल तो पता नहीं क्या क्या दौड़ा रहे हैं, चूहे हुए भी शायद दौड़ाए जाते हो, राइट। तो वो कह रहे हैं जी देखो, जो ये प्रोविजन लगता है वो लगता है केवल रेस हॉर्सेस, क्योंकि देखो सट्टे जो चलते हैं ना ज़्यादा, वो मानते हैं कि घुड़दौड़ पे ही ज़्यादा पैसा लगता है। ये घुड़दौड़ वाले बड़े अमीर लोग होते हैं, ये घोड़े दौड़ाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, एक तो बहुत महंगी महंगी वहाँ की टिकट होती है जब एंट्री मिलती है, और ऊपर से लाखों करोड़ों रुपया वहाँ सट्टे पे लगाए होते हैं, तो कहते हैं इन पे पैसा बहुत होता है। बाकी जितनी भी ये कैमल रेस है और छोटी मोटी है, कहते हैं तो गाँव के छोटे मोटे फेस्टिवल होते हैं उसमें होती हैं, उसमें कितना ही लगता है, छोड़ दो ये सब इनकम, छोड़ दो, ये यहाँ नहीं आएगी। तो कहाँ जाएगी? बिजनेस। जो यहां नहीं आएगी वो बिजनेस में चलिए। एक्चुअल तो बिजनेस है मेरा कैमल मेंटेन करने का बिजनेस है। नहीं हो सकता है मैं कैमल मेंटेन करता हूं, किसी को जरूरत होती है दौड़ाने के लिए ले जाता है, वहां दौड़ाए जाते हैं, पैसा मिल जाता है मेरे को, तो मेरा क्या है, मेरा तो बिजनेस है। एक्चुअल तो ये भी बिजनेस ही था, रेस हॉर्स भी बिजनेस था, लेकिन इन्होंने स्पेशली इसको यहां ले आए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सट्टेबाजी से कनेक्टेड है। उन्होंने बोला देखो सट्टेबाजी से कनेक्टेड है, तुम खुद पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन तुम कहीं ना कहीं उस सट्टेबाजी को प्रमोट तो कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करने की पेनल्टी ये है कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इसका सेट ऑफ नहीं होगा, 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ये इसकी पेनल्टी है। अदरवाइज क्या होता, बिजनेस में सेट ऑफ भी होता, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता। तो कैमल वाले सारे केस वही है, कैमल या कोई भी। तो यहां पर ये बोल रहा है कि केवल जो आएगा उसमें एनी अदर एनिमल कवर्ड नहीं करना, इसके अंदर केवल घोड़े कवर होंगे। इफ एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनी अदर एनिमल, हिज इनकम शैल बी कंप्यूटेड इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, बिकॉज सेक्शन 56 इंक्लूड्स ओनली इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स has income from owning and maintaining of race camels. In this case, income shall be taxable under the head business profession. Business profession. लेकिन मेरे को एक चीज का जवाब दो, अब आप सोचना, मान लो ये रेस कोर्स है, यहां पर घोड़े दौड़ रहे हैं, या घोड़े की जगह कैमल दौड़े, घोड़े की जगह यहां कैमल दौड़े, ऊंट दौड़ रहे हैं यहां पर। अब यहां पर ऊंट दौड़ रहे हैं और 3 ही पार्टी इन्वॉल्व है। पार्टी नंबर 1 जो यहां देखने आई है, पार्टी नंबर 2 जो अपने कैमल लेके आया, पार्टी नंबर 3 जो मैनेजमेंट जिसका ये रेस कोर्स है, और यहां पर घोड़े नहीं दौड़ रहे, ऊंट दौड़ रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट की है, जो ये मैनेजमेंट है, इसका तो चाहे घोड़े दौड़े चाहे कैमल दौड़े, सब बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। इसका जिस कंपनी का ये मैदान है, जो ये ऑर्गेनाइजर है, इसकी तो इन एनी केस बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा।
इसकी बात क्योंकि कहीं नहीं की गई, जहां कहीं नहीं की गई तो बिजनेस है, राइट। इसका नंबर 2, जो अपने घोड़े लेके आया था अदर सोर्सेस, लेकिन घोड़े की जगह अगर कैमल ले आए तो क्या होगा, तो बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा, तो बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा। तीसरी पार्टी जो वहां देख रहे थे, स्पेक्टेटर जो बैठ के देख रहे थे, उन्होंने घोड़ों पर पैसा लगाया तो अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम टैक्सेबल हो गई। उन्होंने कैमल पे पैसा लगाया, अब सोचो क्या होगा। उन्होंने कैमल पे पैसा लगाया, अब सोचो क्या होगा। आंसर सोचो, आंसर दिखा देता हूं, देखो आपको मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, राइट। देख लो जी, कैजुअल इनकम की डेफिनेशन पढ़ लो, राइट। यहां क्या कहा अंडर सेक्शन 224(6), कैजुअल इनकम शैल इंक्लूड कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, बैटिंग, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, मतलब सारी रेसेस की बात कर रहा है। जिस मर्जी को दौड़ाओ, तुमने उसके ऊपर पैसा लगाया तो तुम तो कैजुअल इनकम में ही हो, तुम नहीं बचोगे। यानी कि यहां पर फ्रेंड्स, अगर कैमल दौड़े, चाहे कुत्ते दौड़े, चाहे बिल्ली दौड़े, चाहे गधे दौड़े, चाहे घोड़े दौड़े, ये बेचारा तो 30% टैक्स देगा और इसको कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, बस ये ध्यान रखना। अब पूरा सेक्शन मैंने आपको जोड़ के बता दिया पूरी सिचुएशन के साथ, ठीक है। घोड़े दौड़ेंगे तो इसकी बिजनेस प्रोफेशन, इसका अदर सोर्सेस, इसकी कैजुअल इनकम। घोड़े के अलावा कुछ और दौड़ा तो इसका फिर भी बिजनेस प्रोफेशन ही है, इसका बिजनेस प्रोफेशन बन जाएगा, इसका अदर सोर्सेस की जगह बिजनेस में चला जाएगा और इसका तो कोई चेंज नहीं है, ये तो कैजुअल इनकम में फंसा रहेगा बेचारा। यानी सिंपल वो बोल रहे हैं जी, देखो सट्टा मत लगाओ, सट्टा तुम जिस मर्जी पे लगाओ, तुम्हें तो 30% टैक्स देना है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया फ्रेंड्स अपना कंप्लीट घुड़दौड़। आज हमने घुड़दौड़ पूरी कर ली है। ये फ्रेंड्स एग्जांपल है, आप पढ़ लेना। देखो मैं अगला सेक्शन एक और करा देता हूं, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये और करा देता हूं, बस खत्म। 10 पॉइंट हमारे आज कंप्लीट, ठीक है। अभी 10 बजे भी नहीं है, 15-20 मिनट है, अभी 2 घंटे की क्लास होती है, आज अभी अपने पास टाइम है। चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 56, इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। चलो जी, एनी इंटरेस्ट इनकम, वैसे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता कहां से कुछ क्या उठा के ले आए, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आ सकती है कहीं से भी। एनी इंटरेस्ट इनकम शैल बी टैक्सेबल under their other sources. However, some of the interest income shall be exempt from income tax under section 10(15). जहां पर भी सेक्शन 10 आए ना, मतलब एग्जेम्पशन की बात हो रही है। सेक्शन 10 के अंदर सारी एग्जेम्पशन लिखी हुई है, सारी एग्जेम्पशन कहां है, सेक्शन 10 में ही लिखी है। और एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, एग्जेम्पशन डिडक्शन में फर्क। डिडक्शन मतलब इनकम में से डिडक्शन मिलती है, चैप्टर 6A की जैसे 80C से 80U वाली, राइट। ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम में ऐड ही नहीं होती, वो मेरी इनकम है लेकिन इनकम में ऐड नहीं होगी, राइट। तो वो कह रहे हैं जी इंटरेस्ट इनकम कैसी भी हो, सब टैक्सेबल है। कहां पर, अदर सोर्सेज में, सब टैक्सेबल अदर सोर्सेज, अनलेस अंटिल वो आपका बिजनेस है। अगर वो आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, जैसे बैंक, जैसे फाइनेंस कंपनीज, उनका काम है लोन देना, इंटरेस्ट की अर्निंग, उनकी इंटरेस्ट की ही अर्निंग होती है, तो उनकी इनकम कहां जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में। लेकिन मैं अगर किसी को लोन दे दूं और मेरी इनकम होती है तो इंटरेस्ट, मैंने एफडी करवाई बैंक में, बैंक से मेरे पास इंटरेस्ट आया, तो मेरी अदर सोर्सेस, सब अदर सोर्सेस, ठीक है। तो सेक्शन 10(15) बोलता है कि इनमें से कोई भी इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट फ्रेंड्स कई बार क्या करती है, मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट का तरीका क्या होता है। गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। कई बार वो सेल्फ फंडिंग, मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है खुद, और अपना भी क्या होता है, हमारा ही टैक्स वाला पैसा होता है, वो लगा देती है वहां पर। कई बार पैसा पूरा नहीं हो रहा तो वो लोगों से बोलती है जी आप पैसा लगाओ, वहां पे बॉन्ड इशू कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं कि आप पैसा लगाओ उसमें। अब आप बोलोगे जी क्यों लगाएं, हम तो नहीं लगाते। आप बोलोगे जी बाहर लगाएंगे ना, उसमें ज़्यादा मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है देखो वहां से जो इनकम आएगी ना उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे आपका टैक्स। अब आप कहोगे बहुत बढ़िया यार, टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी, अब लगा दो। तो जितने वो 30% टैक्स इनका लगता है वो सब क्या करेंगे, उठा के इसमें पैसा लगा देंगे 30% टैक्स बचाने के चक्कर में, राइट। तो गवर्नमेंट की ये सब ट्रिक होती है कि आपसे कैसे पैसा लगवाना है, कहां लगवाना है, और उसका तरीका गवर्नमेंट के पास एक है, सीधा हथियार एक है कि एग्जेम्पशन दे दो, टैक्स की एग्जेम्पशन दो। जहां टैक्स की एग्जेम्पशन फेंकी, आपने भर भर के वहां पैसा डालना शुरू कर दिया।
सेम यहां पर कुछ आइटम दिए हुए हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। ये कुछ नाम है फ्रेंड्स, 2 4 5 बार पढ़ लेना जिससे कि आपको याद हो जाए। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3500, मतलब आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, राइट, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, बता देता हूं बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, राइट, बैंक में अकाउंट खुलवाया, कौन सा, सेविंग, उस पर आपका 15,000 रुपए का क्या आया, इंटरेस्ट आया, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। उन्होंने कहा जी देखो 15,000 का इंटरेस्ट जो आया है इस पर कोई एग्जेम्पशन है, नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला बैंक की जगह आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, राइट, कौन सा, सेविंग अकाउंट, आपका इंटरेस्ट आएगा 15,000, वो कह रहे हैं इसमें 3,500 रुपए की हम एग्जेम्पशन देंगे आपको, आपके जो टैक्सेबल होंगे ना वो 11,500 होंगे। ऐसा क्यों किया कि पोस्ट ऑफिस पे दे दिया, बैंक पे नहीं दिया। आज फ्रेंड्स मेरे को और आपको अकाउंट खुलवाना होता है ना, हम लोग पोस्ट ऑफिस नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, सीधा बैंक जाते हैं। कौन जाएगा पोस्ट ऑफिस, कौन चक्कर काटेगा, फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, इतना ये नहीं है वो नहीं है, 50 चीज़ें, गवर्नमेंट को भी पता है चीज़ें, गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग पोस्ट ऑफिस जाने से कतराते हैं। अब तरीका क्या है कि लोगों को पोस्ट ऑफिस भेजा जाए, तरीका क्या है लोगों को पोस्ट ऑफिस भेजा जाए, ये तरीका है, दे दीजिए एग्जेम्पशन। कितने की दे दी, 3500 रुपए की। उन्होंने बोला 3500 रुपए तक आपकी इनकम मानेंगे ही नहीं। अब 3500 काफी लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं करेगा, वो अब भी बैंक ही जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स क्राउड है जिसके लिए इस 3500 की वैल्यू है, वो भाग के पोस्ट ऑफिस जाएगा और जाके वहां पे अकाउंट खुलवाएगा। तो किसी भी चीज को प्रमोट करना है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जेम्पशन, डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, एक सेक्शन था सेक्शन 80 टी याद होगा, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आया, 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। सीनियर सिटीजन के लिए 80 टी सेविंग हो चाहे एफडी हो चाहे जो मर्जी डिपॉजिट हो, 50,000 रुपए तक डिडक्शन मिलती है। यहां एक जीरो फालतू लग गया, याद आ रहा है, ये डिडक्शन अलग चीज है, ये डिडक्शन अलग चीज है। ये डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80 टीटीए 80 टीटीबी चैप्टर 6A में। जब आप पांचों हेड की इनकम निकाल लोगे फिर आप देखोगे कितना इंटरेस्ट आया, उसमें से 10,000 की डिडक्शन ले लोगे। लेकिन जब इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनकम कितनी टैक्सेबल होगी उस हेड में, उस टाइम पर ये मेरे को 3,500 की एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन विल नेवर बी पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एग्जेम्पशन के केस में उतने पोर्शन को इनकम से साइड में निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो ये 3,500 रुपए साइड हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी। देन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड 7,000 पर ईयर। अगर आपका अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में सेविंग तो कह रहा है 3,500 की ले लो। मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में मिलकर अकाउंट खुलवा लिया, एक ज्वाइंट अकाउंट। कह रहे ज्वाइंट है तो 7,000 की ले लो, 7-7 3-3 3.5 दोनों की हो जाएगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पीपीएफ में पैसा लगाओ। नॉर्मली एसबीआई में अकाउंट खोलता है, वहां जाके खुलवाओ पीपीएफ अकाउंट। हर साल आप उसमें कुछ जमा कराते रहो। नॉर्मली 15 साल का कैप होता है इसमें, 15 ईयर्स तक पैसे को निकाल नहीं सकते, राइट। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा ना आपका वो एग्जेम्प्ट होता है। एनी अदर इंटरेस्ट इनकम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10-15, कोई और भी अगर एग्जेम्पशन है, कोई भी और भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर देगी, इस लिस्ट में डाल देगी, तो कह रहे हैं उस पर भी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इनकम कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा जैसी मर्जी आपकी इंटरेस्ट की इनकम आए सब पे टैक्सेबल है। एक इंटरेस्ट इनकम और थी, याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। वो हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, आज ही पढ़ा है। कंपल्सरी गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। हाईवे का एग्जांपल दिया मैंने, हाईवे निकल रहा है, मेरा घर बीच में आ गया, घर मेरा जब्त कर लिया, पूछा भी नहीं मेरे से, ले लिया 1 करोड़ का घर। कंपेंसेशन दिया बहुत लेट, गवर्नमेंट ने उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो भी टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल, लेकिन वहां पर उसको 50% डिडक्शन दे दिया मेरे को वहां पर। याद आ रहा है ना। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन का केस है, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा 50% की डिडक्शन ले लो और बैलेंस जो बचेगा वो मेरा टैक्सेबल। यानी टैक्सेबल सारे हैं, कहीं पर कुछ छूट दी गई, कहीं पर कोई छूट नहीं दी गई, और कहीं पर कुछ चीजें फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दी गई। ठीक है जी। अब अगला फ्रेंड्स शुरू होगा, अगला करेंगे अब हम अगली क्लास में। ठीक है। आज के लिए काफी है, क्योंकि अगली क्लास का जो मेरे पास मटेरियल बचा हुआ है अब वो अगली क्लास में आराम से 2 घंटे में कवर होगा। वीडियो पसंद आ रही है, क्लासेस पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर कर देना। बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग देखो तब भी आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कर देना। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड है इन फ्री क्लासेस में, तो वो लोग भी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते। अरविंद, आप नोट्स उठाओ
उस नोट्स के अंदर 2-3 नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं, शायद आज कहना भूल गया, राइट। जितने भी ये बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं एग्जांपल लेता हूं, जो मैं उसके अंदर आपको करवा देता हूं, उसके अलावा उन एग्जांपल्स के थ्रू इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मल्टीपल क्वेश्चंस इस नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स के डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप से उसको सॉल्व करो, उसके बाद मेरे से मैच करो। तो सारे मल्टीपल क्वेश्चंस जहां जहां जरूरत है, मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड किए हुए हैं हर चैप्टर के अंदर। ये डाउनलोडेबल नोट्स है, सिंपल पीडीएफ वहां पे मैं डालता रहता हूं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, अगर आपके पास प्रिंटर है आप प्रिंट मार लो, वरना बाहर से उसको चाहे प्रिंट करा लो, ठीक है ना। क्योंकि पीडीएफ में काम करना थोड़ा इजी नहीं होता, उसके अंदर सारा कुछ है। जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली वही पीडीएफ है, वो एग्जैक्टली सेम पीडीएफ है। क्लास को फ्रेंड्स यहीं पर क्लोज करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।